बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यकीनन मंडे का दिन वो दिन होता है जब सैटरडे संडे को आप बिल्कुल आराम करके जो है ना मंडे को थोड़ा देर से उठना चाहते हैं, ऑफिस आप देर से पहुंचना चाहते हैं। लेकिन आज के इस्लामाबाद में जो है वो 2 दिन जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि आज छुट्टी होगी क्योंकि चाइनीज़ प्रीमियर जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान। और ना कि सिर्फ पाकिस्तान आ रहे हैं बल्कि 10 साल पूरे हो चुके हैं सी पैक को, उसकी सेलिब्रेशंस होंगी। इस वजह से आज मुझे लगता है बहुत सारे ऑफिस में छुट्टी है, पर कुछ लोग ऑफिस में नहीं भी है, जैसे कि हम आए हैं और हम आपसे प्यार करने आए हैं, हम आपसे मोहब्बतें बांटने आए हैं। आपको मैं बताऊंगा, मेरा नाम है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह हुमायूं ने कहा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लॉन्ग वीकेंड गुजारने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर 9वीं 10वीं मुहर्रम की भी छुट्टी थी, तो लॉन्ग वीकेंड गुजारने के बाद दिल नहीं करता है ऑफिस से जाने का। तो उनके लिए आज यही खुशखबरी थी कि जी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में काफ़ी जगहों पे, मोस्टली जगहों पे वैसे छुट्टी है। हम लोगों ने तो आप लोगों के साथ क्योंकि आगे बात करनी होती है, हाँ इस्लामाबाद में खास तौर पे आप लोगों के साथ आके क्योंकि बात करनी होती है, टाइम स्पेंड करना होता है, इसलिए हम तो छुट्टी नहीं करते। लेकिन तमाम तालीमी इदारे और मेजॉरिटी ऑफिसेज जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। वजह आप लोगों को बता दिए हुमायूं ने कि जी चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। 10 साल हो चुके हैं सी पैक के मंसूबे को और उसे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सेलिब्रेशंस वगैरह हो रही हैं, इंशाल्लाह सी पैक के तहत जो भी फैक्ट्रीज और इस तरह की चीज़ें लगनी है वो जब लगेंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हुमायूं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों ने आज के दिन एक काम करना है, जैसे ही आप लोग घर से निकलने का सोचें कहीं भी जाने के लिए, तो एक एप्लीकेशन होती है जिससे ज़ाहिर है रास्ते पता लगते हैं सबको, तो वो इस्तेमाल कर लें। क्योंकि श्रीनगर हाईवे के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्तेमाल होगी उनके कहीं भी जाने आने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है और उससे मुंसलिक जितने भी रास्ते हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और काफ़ी रास्ते ऐसे हैं जो बंद होंगे, आपको इनक्लोजर का शिकार होंगे। तो इसलिए घर से निकलने से पहले बहुत अच्छी एप्लीकेशंस आ गई हैं, फटाफट आपको रास्ता बताती हैं। अगर वो भी आप लोगों ने नहीं करना तो FM पे ट्रैफिक पुलिस वालों का एक खास, हाँ बिल्कुल खास चैनल है, वो आप लोग ज्वाइन कर लें और उस पर सुन लें, क्योंकि उस पर भी ट्रैफिक अपडेट्स वो आती रहती है। हलीमा, मेरा जो करियर की शुरुआत थी वो 92.4 से थी। दैट्स लोकल रेडियो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की, रेडियो से। और वो यकीनन ऐसा रेडियो है जिसमें आपको ट्रैफिक की अपडेट हर वक्त मिलती रहती है। और हलीमा ने आपको जो बात कही, आपका ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर खुदा ना खास्ता आप फंस गए तो हमें बड़ा मसला होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप फंस गए तो टेलीविजन कौन देखेगा, टेलीविजन कौन नहीं देखेगा तो ज़ाहिर बात है हमारा मॉर्निंग शो कौन देखेगा। और आप आज जो है ना वो सामने विराजमान हो, कम से कम इस्लामाबाद के लोग जो है वो यकीनन, क्योंकि आदत हो जाती है तो बस सुबह सुबह उठने की, तो आप उसी टाइम पे आपकी आंख खुल जाती है, ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, कुछ लोग हमारे जैसे ढीठ भी होते हैं जो आंख खुल जाती है तो दोबारा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते हैं करवट लेके। तो मेरे साथ 2 दिन अभी पिछले यही हुआ कि जो टाइम था आंख खुलने का उस पर आंख खुल गई। और मैंने, क्योंकि रोज़ा भी था तो बंदा सोचता है कि यार अभी उठ के क्या करना है, और रोज़ेदार की तो नींद भी इबादत है, चलो सो जाते हैं। तो मैं करवट लेके सो गई और फिर जब मैं उठी तो 1 बज रहा था। तो मैंने कहा ओहो ये तो मतलब, और किसी ने, हाँ, और किसी ने उठाया भी नहीं, इसी वजह से कि भाई इन्होंने क्या करना है, अब उठ के ना नाश्ता करना है ना दोपहर का खाना खाना है, तो चलो सोते रहे। लेकिन 1 बजे जो है ना वो उठना थोड़ा सा ज़्यादती हो गई थी। तो अगर आप लोग उठ गए हैं तो अपने नाश्ते, आज तो यकीनन रोज़ा नहीं होगा, तो नाश्ते जो है वो अपने सामने ले आए। और उसके बाद हमारे साथ अगले 2 घंटे आप लोगों ने गुजारने हैं, तो थोड़ा सा नाश्ता करके अच्छा हलीमा, साथ साथ मैं आपको ये बड़े मज़े की बात बताऊं कि जब मैं सुबह आ रहा था, आज मैंने आपसे जब जिक्र भी किया था ऑफ द रिकॉर्ड, कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अब लोग सेहत की तरफ जो है ना वो रुझान उनका बढ़ गया है। मैं देख रहा हूँ तो लोग वॉक कर रहे होते हैं, जॉगिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग यकीन माने योगा भी कर रहे होते हैं। आई सॉ देम इन पार्क्स टुडे, मैंने आज उनको पार्क्स में देखा और योगा हो रहा है और माशाल्लाह एक्सरसाइज हो रही है, दौड़ें हो रही हैं। और लोग क्योंकि अपने आप को जो है फिट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि बड़ी उम्र के भी लोग जो हैं वो भी माशाल्लाह अपने लिए जो एक्सरसाइज का जो बंदोबस्त है ना वो किए रखे हुए हैं। हलीमा, आई थिंक ये जो रुझान बढ़ा है, ये जो बेहतरी आई है लोगों को सोच में कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, दैट्स वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मेरे घर के करीब जो है वो बहुत ही करीब 2 बहुत बड़े पार्क्स हैं और वहाँ पे मैं अक्सर देख रही होती हूँ। मतलब पहला एक ज़माना होता था कि वहाँ पे खेल कूद के लिए ही लोग आते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम होता है जब कोई
जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए, योगा के लिए नहीं आ रहा होता है। इवन ये कि जब मैं भी वहाँ पे वॉक करने जाती हूँ तो लोग जो हैं वो बगैर ये सोचे समझे कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, वरना बंदे को ये भी बहुत ख्याल आता है ना कि मैं कैसा लगूंगा। तो हेड स्टैंड किया हुआ होता है बाकायदा लोगों ने, और लोग बड़े अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हेल्थ को लेके कॉन्शियस होना, क्योंकि जितने आप कॉन्शियस होंगे इस चीज़ के हवाले से उतनी ही आपकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो लाइफ चलेगी। अच्छा, एक चीज़ हमारी मैंने भी आप इससे पहले कोई और बात करें, आप भूल गई तस्वीर अपने हाथ पे, क्योंकि ये जी बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मैच नहीं करी ना आपके कपड़ों के साथ, वो लाल है, आपके कपड़े नीले हैं। हाँ। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, इन तस्वीरों में शायद रंग ही इस किस्म के आते हैं कि वो बहुत मतलब डार्क। मैं आपको कोई अच्छा लाइट कलर ढूंढ ठीक है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, पहली न्यूज़ जो है वो हम लोग शामिल करते हैं आप लोगों के साथ। पहली जो न्यूज़ है हमारे पास वो जी पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त एथलीट के हवाले से है। हम्माद हुमायूं मुझे ना भूल पाओगी हलीमा, मुझे ना भूल पाओगी। इनका हम्माद हादी जी इनका नाम है। बड़े ज़बरदस्त ये एथलीट हैं, और आप लोग एथलीट जब बंदे के दिमाग में आता है तो बंदा सोचता है कि कोई फिज़िकल गेम या फिज़िकल एक्सर्शन वाली गेम होगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी गेम्स ऐसी ही हों, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो फिज़िकल एक्सर्शन वाली नहीं होती बल्कि मेंटल एक्सर्शन वाली होती हैं। तो इसी तरह की एक गेम है जो ये खेलते हैं, ये जो है जो गेम खेलते हैं हुमायूं, मेरे ख्याल से हम सब ने अपने बचपन में ये गेम खेली होगी, जिस गेम का नाम है स्क्रैबल। तो सारे जो जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने बचपन में एक दफ़ा तो कम से कम ये गेम ज़रूर खेली होगी। स्क्रैबल जी एक वर्ड गेम होती है जिससे आप डिफरेंट वर्ड बनाते हैं, और आप एक बंदे का जिसने अगर एक वर्ड बना दिया तो उससे दूर नहीं जा सकते। उसी के किसी अल्फ़ाबेट से आपको अपना वर्ड बनाना है, और आपके पास 7 से 8 अल्फ़ाबेट्स होते हैं आपके पास, और उन्हीं में से आपने कुछ ना कुछ वर्ड डिज़ाइन करना याद कर रही थी। मुझे लगा आप मेरे करीब आ गए। मुझे लगा आप मुझे याद कर रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने स्क्रैबल खेली है बचपन में? यार बहुत खेली है। और वो कितना अच्छा मोमेंट होता था ना, जिसमें वो ब्लैंक वाला वर्ड आ जा, बॉक्स लेटर आ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे पास दैट्स वेरी गुड लक, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि गुड लक की वजह से उन लोगों के पास ब्लैंक वो लेटर आता है जो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जी हम्माद जो हैं ये 2017 में पहली दफ़ा इन्होंने एक प्रिंसेस चैम्पियनशिप के नाम से एक चैम्पियनशिप हुई थी थाईलैंड में, वो पहली दफ़ा इन्होंने जीती थी। उसके बाद 2018 में एक चैम्पियनशिप हुई, वो इन्होंने जीती, और अब जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो भी इन्होंने अपने नाम कर लिए। 24 में से 21 गेम्स जीते हैं जी जनाब। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। हमजा कांग्रेचुलेशंस। हमजा हम्माद है यार, आज क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें बहुत सारे लोग याद आ रहे हैं। हम्माद बहुत 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 मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। और ऐसी अच्छी अच्छी खबरें जब मिलती है ना तो हलीमा बड़ा ही लुत्फ आता है, बड़ा ही खुशी होती है। जैसे आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत खबरें हमारे तक पहुंच रही है। जनाब एशिया कप भी जो है वो साथ साथ आपको बताते चले कि वो जनाब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा 14 अक्टूबर को। उसकी डेट चेंज हो गई है। 15 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर कर दी थी। अब उन्होंने 14 अक्टूबर को कह रहे हैं कि जी उसकी होगी या तो 2 सितंबर को, क्योंकि आज बड़ी कयास आ रही है और ये कि 14 अक्टूबर को होगी। समझ तो आप गए होंगे कब होगा मैच। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली खबर आपको देते चले। साउथ एशियन की जानिब से एशियन गेम्स होने जा रही हैं, होंगजू में होंगी, चाइना के एक बड़े खूबसूरत शहर में, और वहां पर पाकिस्तान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 25 गेमों में हिस्सा लेगा। ये पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान जो है 25 गेमों में हिस्सा लेगा। होंगजू में एशियन गेम्स होने जा रही हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान बहुत सारी खेलों में नुमाइंदगी करेगा, जिसमें बॉक्सिंग भी है, जिसमें नेज़ाबाजी भी है, जिसमें बहुत सारी और भी गेम्स हैं, जो कि तकरीबन 25 ऐसे स्पोर्ट्स गेम हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनका नाम नहीं है हलीमा, और ये बड़ी हैरत की बात थी। फिर मैंने रिसर्च किया, जैसे इनाम मेरे ख्याल से नाम होंगे, लेकिन हम लोग जो है ना वो नामों तक नहीं पहुंच सके। मतलब ज्यादातर लोगों के नाम हमें नहीं पता, कुछ चंद एक हैं जिनके नाम चंद एक हैं उनके नाम, जैसे इनाम बट जो उसमें मौजूद नहीं थे। अब जब इनाम बट नहीं थे
तो इनाम बट को पूछा गया तो वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें वो देरी हो गई, उनको वो लेट हो गए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई और वो जो है वो इसमें हिस्सा ना ले पाए। क्योंकि इनाम बट आपको पता है कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एज फार एज रेसलिंग इज कंसर्न। पर चले इंशाल्लाह ताला एक 2-3 गेम है जिसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया, जिसमें फुटबॉल भी एक है और बेसबॉल भी है। मुझे बेसबॉल खुद बहुत पसंद है। मेरे स्कूल में, क्योंकि मैंने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, तो हमें बेसबॉल बहुत खेली जाती थी और बेसबॉल जो है उसमें पाकिस्तान ने जो है वो हिस्सा नहीं लिया और ना ही फुटबॉल जो है उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इंशाल्लाह ताला फुटबॉल में तो हुमायूं लेना चाहिए था। फुटबॉल में पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। और अगर हम लियारी और इस साइड के लोगों को देखें तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से टैलेंट कूट के भरा हुआ है फुटबॉल के हवाले से, कूट और वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको भी हम लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से देखते हैं कि वो भी अंडरग्राउंड ग्राउंड्स जो है वो जितने भी पुल हैं, हाँ जितने भी पुल हैं उनसे अपील की गई थी वहाँ के लोगों की तरफ से कि उनके नीचे जो है वो कचरा कुंडी बना दिया जाता है और जगह जो है वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं की जाती जिस तरह से की जा सकती है। बाहर के ममालिक में इस तरह की बहुत एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये आप लोगों की ख्वाहिश है तो मैं पूरी कर देता हूँ। तो उन्होंने जी बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड वहाँ पर बनाए हुए हैं उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो आके खेलना चाहते हैं। अच्छा जी, खेलों की मैदान से ही एक और ख़बर आप लोगों के साथ शामिल करते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन एथलीट हैं जी ये, जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। जुजुत्सु एक गेम है, आपको तो पता होगा। yes. जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं जी, कराटे से मुंसलिक है थोड़ी बहुत ये गेम और बहुत सारे ममालिक में इसको वहाँ की नेशनल गेम भी समझा जाता है। जैसे जापान में इसको नेशनल गेम कंसिडर किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये गेम है और ये मार्शल आर्ट्स से बहुत करीब है और कराटे से बहुत करीब है। इसकी जो चीज़ें हैं वो इन दोनों गेम से मुंसलिक हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है जी ये गेम। जुजुत्सु जी इसे कहा जाता है और पाकिस्तानी अमेरिकन ये जो एथलीट हैं जिनकी शक्ल आप अभी हमारी स्क्रीन पे देख रहे थे, मुझे इनका पूरा नाम नहीं याद, मलिक है इनके नाम में कुछ हो गया, आज गड़बड़ हो गई है। मलिक है जी इनका नाम और इन्होंने जी चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम कर ली है। हमारे आपको क्या लगता है कि जो अदर देन क्रिकेट या फुटबॉल या इस तरह की गेम्स है उनमें बच्चों को कितना ज़्यादा आना चाहिए? यार हलीमा, मैं अक्सर वो देख रहा था, जैसे हमारी जो फेडरल मिनिस्टर भी है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जब वो एक मीडिया टॉक दे रही थी। वो कहती थी उनके बच्चे को, क्योंकि मैंने उनके बच्चे को पढ़ाया हुआ भी है, आई गॉट दैट प्रिविलेज टू, बताया था। हाँ मैंने उनको उसको पढ़ाया हुआ भी है। तो कहती उसको थोड़ा, वो कहती वो थोड़ा गुस्से का तेज है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो सबने उन्होंने कहा कि फिर मैंने उसको किसी ने कहा कि इसे किसी ऐसी क्लास में आप लेकर जाएं जहाँ पर इसका एग्रेशन निकल सके, इसका गुस्सा जो है वो निकल सके, यूटिलाइज अच्छी तरह से हो जाए। तो म्यूजिक क्लास एक वन ऑफ द क्लासेस थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने उसमें डाला है। और यूजुअली जो कराटे, जुजित्सु, बॉक्सिंग, ये जितनी भी गेम्स हैं इससे आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा जो है वो बाहर आता है यकीनन। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि आपने देखा होगा एक थेरेपी होती है, लाफ थेरेपी, एक काम पर्सनालिटी हो जाती है आपकी, शेप अप हो जाती है। एक लाफ थेरेपी होती है, फिर एक आपने स्क्रीम थेरेपी कभी सुनी है? स्क्रीम थेरेपी, हाँ, चीख मार के उससे भी आपका एग्रेशन निकलते हैं। जनाब ये हैं एलन मस्क और जनाब मार्क जुकरबर्ग। अब फर्स्ट ऐसी फाइट जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जारी हुई ये फाइट जनाब। सोशल मीडिया कमेंट से शुरू हुई, बातें शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क का, और उसी के साथ साथ जनाब इन दोनों ने इरादा कर लिया कि ये जनाब एक फाइट में जो है वो साथ होंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूएफसी चैंपियनशिप जैसे कि जुकरबर्ग ने जीत ली है, व्हाइट बेल्ट भी जीत लिया, ब्लू बेल्ट भी अपने नाम कर लिया, और अब जाने जा रहे हैं जनाब मार्क जुकरबर्ग को कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा एक वो इंसान होगा जो ये चैंपियनशिप जीत सकेगा। क्योंकि कहा जा रहा था कि मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क का जब मुकाबला होगा तो एलन मस्क को, क्योंकि फिजिकली लोगों ने देखा और कहा कि जी हो सकता है एलन मस्क जो है वो जीत जाए, पर क्योंकि बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्क जुकरबर्ग, व्हाइट बेल्ट भी अपने नाम कर लिया, ब्लू भी अब उनके नाम हो गया, तो अब लोग कह रहे हैं कि यूएफसी चैंपियनशिप ने नाम कर ली, तो कह रहे हैं कि अब तो एलन मस्क का उनका जो टाइम है ना वो नहीं मुझे लगता है रहा, तो वो जो एक्स फैक्टर है ना वो खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। अच्छा मुझे पता है क्या हुमायूं, एक चीज लग रही है कि जिस तरह कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मार्क जुकरबर्ग ने मेरे ख्याल से इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि वो परफेक्शन की सीढ़ियों पे हैं, और अगर एलन मस्क उनका मुकाबला करना भी चाहें तो इस मैदान में शायद नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जिस इंसान की जिस जगह पे एक्सपर्टीज होती है ना उसको वहीं पे रहना चाहिए, किसी भी मुकाबले में ओवर नहीं होना चाहिए। अब एलन मस्क की एक्सपर्टीज किसी और जगह पे है, उसको वहाँ यूटिलाइज करें। कौन सी जगह?
वो मुझे अभी तक नजर नहीं, क्योंकि वो कभी क्या कर रहे हैं ट्विटर के साथ, कभी क्या कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह मेरे बच्चे ख्याल नहीं खेल रहे होते। से एक सेकेंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। ट्विटर जी उन्होंने कुछ ऐसा पहले खरीदा है, इससे बहुत पहले से वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है। टेस्ला जो कंपनी है जिसकी गाड़ियां लेना या जिसकी इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल करना लोगों की बहुत बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, उसके वो मालिक हैं। और मार्स की जितनी भी जमीन इस वक्त मौजूद है जिसके उसके वो मलिक राज हैं। मतलब वो सारी जो है वो ओन करते हैं उसको। अच्छा, मेरी अम्मा जैसे बहरिया टाउन को मलिक राज जो है ओन करते हैं और बहुत एक लग्जरी। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं हलीमा, मेरी अम्मा कहती हैं कि जब एलन मस्क को देती, मेरी अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा टेस्ला का मालिक है, क्या करिए? वो कहती है, अम्मी कहती है बेटा टेस्ला का मालिक तो है, कहती है तो अल्लाह ने उसे पैसा दे देता है, तो होंठते और सबर ही नहीं आ रहे। तो वही वाली बात है, सबर नहीं आ रहा भाई, सबर करो, आप भी सबर करें। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे गेस्ट होंगे हमारे साथ। आप देख रहे हैं एक और सब और लाइफ पे, जी ले जरा, वापस आइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अपने नाश्ते या तो कर रहे होंगे या लेके उसकी ट्रे जो है वो आ चुके होंगे, क्योंकि टॉपिक जो है आज का बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत दफ़ा इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार बात इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि कतरा कतरा किसी पत्थर पे भी बरसाएं तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो इंशाल्लाह जब अवेयरनेस की बात ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा और रिपीटेडली हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर, तो अवेयरनेस फैलती चली जाएगी इंशाल्लाह। हलीमा, डिड यू नोटिस दैट कि ये जो एक ऐप आई है, मेरे ख्याल में नाम तो मैं ले सकता हूँ, टिकटॉक टाइप्स ऐप, ठीक है, उससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि बहुत सारे लोग हलीमा मीडिया में आना चाहते हैं, दे नेवर गॉट अ चांस, वो डरते हैं वो, क्योंकि एक बंदे के पास जाने से, उससे काम मांगने से, हम तक लोग जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हम भी किसी दूसरे चैनल में नहीं जाते। पता है क्या कि बहुत सारी मिथ्स भी हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, इसमें इस किस्म के लोग होते हैं और बहुत क्या कहते हैं मुश्किल फील्ड है। मुश्किल तो नो डाउट है ये फील्ड, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप यहाँ आके बैठते हैं और आप जैसे लोग हमें देखते हैं और फिर सराहते हैं, और लिटरली जो कॉलर्स हैं हमारे वो जब कॉल करके कहते हैं कि आप लोगों की वजह से हम देख रहे थे, या आप लोगों से ये अच्छी बात सीखी, या आप लोगों की वजह से ये करना शुरू कर दिया है, तो वो जो सारी मुश्किलें होती हैं, वो जो सारी मेहनत होती है, वो वसूल हो जाती है। इसके हवाले से बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी अब इस फील्ड में आना शुरू हो गए जो रेलिवेंट नहीं है, जिन्होंने वो नहीं पढ़ा हुआ जो इस फील्ड में आने की रिक्वायरमेंट है। और बहुत सारे पुराने लोग हम इस तरह के देखते थे कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती थी, लेकिन आज वो बहुत कामयाब होस्ट हैं, बहुत कामयाब एंकर हैं। तो क्या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होते हैं आपको इस फील्ड में कामयाब होने के लिए, या रेलिवेंट पढ़ाई भी ज़रूरी है? इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में, उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, मीडिया की फील्ड से ही एफिलिएटेड है, तकरीबन 15 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, इस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वहाँ पे तालीम दे रहे हैं बच्चों को। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही बात यहाँ ही से शुरू करेंगे कि इस फील्ड में आने के लिए क्या सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं? क्योंकि आज के भी अगर हम 4-5 मोस्ट टॉप नॉच होस्ट उठा के देख लें तो वो इस फील्ड से रेलिवेंट नहीं है। ज़्यादातर लोग जो अब रेलिवेंट है। हाँ अब रेलिवेंट हो गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके या इस तरह की इंजीनियरिंग करके इस फील्ड में आ जाते हैं और बहुत कामयाब हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर थे जो इस फील्ड के अंदर आने के लिए ज़रूरी है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों को सुबह खैर, और सारे देखने और सुनने वालों को सुबह खैर। तो जी इसमें कोई शुबा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है। आज के जो मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है और जिस तरह का मीडिया फैल चुका है, मुझे ये लगता है कि उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतौर रिक्वायरमेंट के तौर पे शामिल हो चुकी हुई हैं। जैसे अभी आप ख़ुद भी बात कर रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये फील्ड नहीं है, जिन्होंने ये डिग्री हासिल नहीं की, और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालीम ही हासिल नहीं की,
लेकिन वो मिलियनर्स बन चुके हैं पिछले कुछ अरसे के दौरान। किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? हमारे बहुत सारे, जैसे अभी आपने टिकटॉक का जिक्र किया, हमारे बहुत सारे टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि जिनका तालीम के साथ दूर दूर का भी वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है, और वो मिलियनर्स बन चुके हैं। और कई सारे टिकटॉकर्स ऐसे हैं जिनका हमारे जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं। वारिस साहब, कता कलामी की माफ़ी, ये टिकटॉक से आने से पहले मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ याद आई कि मुगलों ने जिस चीज़ के लिए ख़जाने खाली कर दिए थे वो टिकटॉक में आ गया सब कुछ, और आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। असल में बात यह है कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो एक्सपोजर है, आपके अंदर कोई ख़ास चीज़ है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है जिसको आप शो कर सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें उसमें कामयाबी में, आपकी कामयाबी में वो किरदार अदा करती हैं। मिसाल के तौर पे आप गुड लुकिंग है, अच्छा, अब सिर्फ गुड लुकिंग होना ज़रूरी नहीं है। आप देखते हैं कई सारे लोग जो है वो मेरी तरह गुड लुकिंग नहीं है लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल हैं। अब आप ये ना कहें कि आप चारे हम कहें आप गुड लुकिंग हैं। मेरे ख्याल से एक ही शख्सियत जो है ना खुद पसंद यहाँ काफ़ी है, किसी और की आने की ज़रूरत नहीं। किसकी आप अपनी बात कर रहे अच्छा, मैं किसी और की बात कर रही थी। जी जी, बहुत खूबसूरत। तो अर्ज़ ये है कि लेकिन जब हम आते हैं प्रोफेशनल मीडिया प्रैक्टिस की तरफ, जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह, तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि बाकायदा रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो कोई ऐसा चल चलाओ नहीं है कि लग गया तो तीर वरना तुक्का। तो वो चीज़ आप लोगों के ऊपर, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करती। आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द जो है वो यहाँ इस आपके चैनल में भी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने कम से कम 4 साल यूनिवर्सिटी को दिए हैं, वक्त दिया है, एनर्जीज़ दी हैं, पैसा स्पेंड किया है, और फिर अब फील्ड में जो है वो बाकायदा रगड़ा खा रहे हैं। तो एज फार एज द प्रोफेशनल मीडिया प्रैक्टिस इज़ कंसर्न, देयर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जब हम उस प्रोफेशनल मीडिया प्रैक्टिस को मिक्स करते हैं हमारी जो एंटरटेनमेंट मीडिया है या जनरल मीडिया है या सोशल मीडिया है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि चीज़ें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाती हैं और लाइन ब्लर हो जाती है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे क्योंकि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, आपका ताल्लुक एक बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से है, एक डेकेड से ज़्यादा हो गया आप पढ़ा रहे हैं। अब आपको लूप होल्स पता चल गए होंगे कहाँ पर कमियाँ रह गई हैं। अभी तक मीडिया इंडस्ट्री का जो मीडिया डिपार्टमेंट का जो स्टडीज़ है, जो एजुकेशन है, वो वही है जो 10 साल पहले या 15 साल पहले आए थे। कोई स्लाइटली से चेंज कर दिया है, डिजिटल मीडिया कर दिया, उसको नाम का कर दिया, लेकिन कोर्स जो कंटेंट है, टीचर्स वही वाला है जो आपको पढ़ा रहा था वो वाला मीडिया, उसी को डिजिटल वाला सब्जेक्ट, उसको वही डिजिटल वाला सब्जेक्ट दे दिया कि वो पढ़ा लेगा। एक सवाल मेरा ये है, सिर्फ मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ बदलना नहीं चाहिए था? जैसे इतनी तेजी से चेंजेस आए हैं डिजिटल मीडिया की तरफ, हमारे पास मीडिया डिपार्टमेंट अभी भी इतना है, हालांकि अब तो सब कुछ मीडिया है, अब तो डिजिटल मीडिया पे सब कुछ है, तो इसको चेंज नहीं होना चाहिए था, इसको रिवाइव नहीं करना चाहिए था? हुमायूं, मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। वो इस तरह से कि कुछ हमारी सरकारी जामियात हैं जिनके बारे में आप ये बात कह सकते हैं कि उनके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या उनकी जो फैकल्टी है वो नॉट इक्विप्ड विद द लेटेस्ट एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजीज़, और उनके पास जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कुछ हैं जिनके बारे में आप ये बात कर सकते हैं, बट नॉट इन जनरल। मिसाल के तौर पे आप यहाँ इस्लामाबाद के अंदर देखें, छोटी मोटी तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उनके अंदर अगर मैं हैविंग स्पेंड 10 years इन दिस सिटी, आई कैन सेफली से कि पिछले 3 से 4 साल के दौरान, हालांकि कोविड ने भी हमें बड़ा रगड़ा दिया, इसके बावजूद पिछले 4 से 5 साल के दौरान हमारे यहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, हमारी फैकल्टी ने ट्रेनिंग हासिल की है, हमारी फैकल्टी ने अपने आप को ख़ुद से अपग्रेड किया है, और जो नए तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं। और आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करूं और सुनने वालों को बताऊं कि हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पे जो तब्दीलियां आ रही हैं वो भी बड़ी खूबसूरत हैं इस हवाले से। मतलब सिलेबस के हवाले से कि नए सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेके, डिजिटल मीडिया नए को subjects लेके, introduce हो रहे हैं, एग्जैक्टली। सो मैं आपके कंसर्न से एग्री करता हूँ, बट अप टू सर्टन एक्सटेंट कि वो भी चंद जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस, जो हमारा एक बाय सर, बर्थ मैं यहाँ प्रॉब्लम रहा है। आप कता कलामी की माजरत भी चाहूँगी। एक चीज़ है, मुझे जितनी अपनी पढ़ाई का दौर याद है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी का, मैं लिटरली अपनी उंगलियों पे गिन सकती हूँ उन टीचर्स को जिन्होंने हमें वो सिखाया जो आज हमें कुछ काम आ रहा है। वरना फजूल के पढ़ाइयाँ, फजूल के इतने लंबे लंबे वो दे दिए जाते हैं, नोट्स दे दिए जाते हैं जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री से बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है। आगे आके हमें कुछ याद नहीं रहता कि वो हमने हिस्ट्री अगर पढ़ी भी थी तो वो कहाँ से पढ़ी थी, टीवी कहाँ से ईजाद हुआ, फिर वो कलर्ड कब हुआ, इस बात का यहाँ पे कोई रेलिवेंसी नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के कराए, कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के दिए कि उससे हमने कुछ सीखा जो आज थोड़ा बहुत हम इस फील्ड में चला के जो है वो काम अपना चला रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स वही पढ़ा रहे हैं जो उनसे 10 साल पहले पढ़ाए जाते थे। फिर जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि विजिटिंग फैकल्टी रख ली जाती है बहुत सारे सेमेस्टर्स में, और वो फैकल्टी जो है वो उस सेमेस्टर के लिए अपने आप को प्रूफ करना चाहती है कि हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं बच्चों का, वो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं करती। तो ये जो विजिटिंग फैकल्टी का भी रवाज है, ये क्यों है और ये कब ख़त्म होगा? अच्छा, मैं आपकी बात के ना दो जवाब देना चाहूँगा। दो जवाब है। पहली जो बात है कि जी जो 10 साल पहले पढ़ाया जा रहा था वो आज भी पढ़ाया जा रहा है और कुछ चीज़ें इररेलेवेंट हैं, उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा कि देखिए कोई भी चीज़ जो है ना वो इररेलेवेंट नहीं होती। आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की जो है ना वो वैल्यू कम है, किसी की ज़्यादा है। वो हमारे एक दोस्त है, उनका बेटा है, वो हमें अक्सर ये कहते होते हैं, सर आपकी क्या जॉब है, 9 to 5 आप जाते हैं और पढ़ा के बस आ जाते हैं, आप क्या तब्दीली ला रहे हैं। तो वो हमारे बेटे का नाम है मोहम्मद ना। तो मैं अक्सर उसको जवाब देने के बारे में सोचता हूँ कि कभी मौका मिले, शायद वो सुन ले अब, तो मैं उसको जवाब दूँ कि पुत्र गाड़ी के अंदर जो है ना वो 4 टायर होते हैं जो उसको गाड़ी को चला रहे होते हैं, बज़ाहिर वही गाड़ी को चला रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर गाड़ी के अंदर मैट भी पड़ा हुआ है सर। सही है, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, बज़ाहिर तो वो कुछ नहीं है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। सिमिलरली हर फील्ड के अंदर आप जो है वो अगर एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ओल्ड स्कूल टीचर और उसके टीचिंग मेथड को कहें कि शायद वो अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा या उसकी वैल्यू नहीं रही, तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा। बिकॉज आई बीइंग सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं ये समझता हूँ कि मैं उसी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल और दकियानूसी टीचर की पैदाइश हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद दी। अब जहाँ तक बात है, यानी इसका लुबे लुबाब ये है कि कोई भी चीज़ इररेलेवेंट नहीं होती। समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि ये इररेलेवेंट है या इनसफिशिएंट है या ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं किरदार पहले आप दूसरे जवाब की तरफ जाएं, मैं इसी से सिर्फ एक बात करूं। जैसे हलीमा ने इररेलेवेंट की बात की, सर अगर मुझे आप रेडियो के बारे में सिखा रहे हैं, रेडियो ट्रांसमिशन के बारे में सिखा रहे हैं, रेडियो ऑब्सोलीट हो चुका है। अगर आप ये अभी परसेंटेज देखें तो इट्स 7% ऑफ द आवाम जो रेडियो सुनती है, और वो भी 7% आपको सिर्फ रूरल एरिया में मिलेगा। तो लोग शिफ्ट कर चुके हैं, अब सिर्फ गवर्नमेंट के ऐसे रेडियोज रह गए हैं जो कि रनिंग है, बाकी प्राइवेट रेडियो हैज़ बीन गॉन क्योंकि बिजनेस नहीं है। तो अगर आप मुझे रेडियो के बारे में सिखाएंगे और मैंने जाना है यूट्यूब पे, तो उसका और यूट्यूब का ट्रांसमिशन सेंटर बहुत डिफरेंट है, वहाँ पे वोकल्स बहुत डिफरेंट हैं, रेडियो का ट्रांसमिशन बहुत डिफरेंट है। रेडियो पे आपको थमा रहना पड़ता है, रेडियो पे आपको रुक रुक के बोलना पड़ता है, तो मेरे लिए तो वो इररेलेवेंट है। नहीं, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ। आप ये एग्जैक्टली अच्छी बात है। आप देखिए ना कि रेडियो इररेलेवेंट है लेकिन फिर भी हमारे ऊपर 15 रुपए फी हाउस अब वो तो बात टैक्स लग रहा है। तो सर क्योंकि तो इन एरिया में आता है ना, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए अभी आपने अपने सुबह तारफ में बताया कि आप खुद जो है वो एक रेडियो चैनल से यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल ऐसे सर। सो रेडियो चैनल इज़ नॉट इररेलेवेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप ये कह सकते हैं। मसलन मैंने रेडियो में काम किया, मैंने भी अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो से किया और एजुकेशन रेडियो से किया है। जो रेडियो आपके तलफ़्फ़ुज़ के अंदर, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपके जो है वो कॉन्फिडेंस के अंदर और आपके दिमाग को आपकी ज़ुबान के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है ना सर, वो कोई और चैनल नहीं करता। सो आप ये कह सकते हैं कि रेडियो इज़ ऑब्सोलीट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जैसे अभी आपने फैक्ट बताया कि 7% लोग रह गए। सपोज़ अगर हम ये बात मान ले तो 7% तो है ना सर। 7% होने का मतलब ये है कि आप अपने करिकुलम में से इसको निकाल नहीं सकते। आप अपने बच्चों को इससे जो है वो महरूम नहीं कर सकते।
उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। और कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, जो हम विजिटिंग फैकल्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो अगेन इसमें हम कोई ब्लैक एंड वाइट में ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पे एक गलत चीज़ है या नुकसानदेह चीज़ है, और ना ही हम मुकम्मल तौर पे इस पे रिलाई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद में, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरी रेगुलर जॉब जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन आई एम सर्विंग 2 or 3 अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो, बिकॉज अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, अब फाइनेंशियल इश्यूज से हट के मैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो आप देखिए कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आप चाहते हैं कि वो दूसरे लोग भी आपसे उससे फ़ायदा लें, और दूसरे लोगों को जब पता है कि इस बंदे के पास ये एक्सपर्टीज़ हैं और इसके पास एक्स्ट्रा टाइम भी अवेलेबल है, एनर्जी भी है, तो ही कैन सर्व अस। तो इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। और एक वन लास्ट वर्ड, देखिए जो प्रोफेशनल टीचर होता है ना, जो जैसे फ़र्ज़ करें कल को मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने क्लासरूम में, मैं आपको ये कहता हूँ जी कि मेरे बच्चों के अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से मेरे बच्चों को जो है वो आप थोड़ी सी उनके साथ नशिस्त करें, तो आप क्या उससे इनकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आप टाइम की वजह से कह दें जी कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे एग्जैक्टली। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आपसे बाकायदा एग्रीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि हम आपको बाकायदा उसके लिए रिम्यूनरेशन देंगे, आपको पे कर देंगे। दिस इज हाउ द विजिटिंग फैकल्टी वर्क्स। सर मैं उस तरह के लोगों की बात नहीं कर रही थी, मैं थोड़ा सा हुमायूं, इससे पहले आप सवाल करें, मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहती हूँ। मैं इस तरह के लोगों की बात कर रही हूँ, हमें खुद इस तरह के लोगों ने पढ़ाया हुआ है, बहुत यंग लोग, बहुत इस तरह के लोग थे जो आइडियाज़ लेके आ सकते थे, लेकिन वो भी कहते थे कि जी इस सेमेस्टर हमने अपने आप को प्रूव करना है ताकि ये हमें विजिटिंग फैकल्टी की बजाय परमानेंट फैकल्टी की तरफ लेके जाएं। तो इस सेमेस्टर उन्होंने हमें ये गाइडलाइंस दी हैं, आप लोगों ने यही काम करना है, यही सब कुछ करना है। फिर एक सेमेस्टर पढ़ाने के बाद जब अगले सेमेस्टर हम सोचते थे कि वो टीचर जो है वो अब हमें कुछ अच्छा पढ़ाना शुरू करेगा, तो हमें पता लगता था कि उन टीचर की तो शादी हो गई, वो तो छोड़ के चली गई है अपना करियर। तो इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो शायद इतने सीरियस नहीं होते कि वो बच्चों को सही तरह से पढ़ा सकें या वो कर सकें। वो पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, फिर आगे जाके कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का वो जो सेमेस्टर होता है, जो वो 6 महीने होते हैं उनके सीखने के, वो सारे ज़ाया होते हैं। ये बात दुरुस्त है। और मैं ये बात ऐड भी करूँगा, लीमा ने जो विजिटिंग फैकल्टी वाली बात की और मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करते तो मुझे याद है सर उससे बड़ी प्यारी ये बात की कि विजिटिंग फैकल्टी का मसला सिर्फ ये होता है कि सर मुझे आपने क्लास में कर दिया, 27 बच्चों में से 25 को समझ ही नहीं आया और मैंने जाके बाद में टीचर के पास जाना है। हाँ। मैं बाद में कहाँ जाऊँ? टीचर चला गया, टीचर आएगा उस टाइम के लिए आएगा, चला गया। मेरा पेपर है, मैंने पेपर के लिए टीचर जाके पूछना है, मुझे गाइडेंस कर दे, आपको विजिटिंग फैकल्टी नहीं मिलेगी कहीं पे भी। तो वो तो बड़ा मेरे लिए मसला। ये बात आपकी दुरुस्त है। अब अगेन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इसमें विजिटिंग फैकल्टी का जो ओवरऑल फिनोमिना है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। सी आप देखें कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी इस्लामाबाद की एक जो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, अगर आप मेरे ख्याल में नाम लेने में हर्ज नहीं होगा, नस्ट है फ़र्ज़ करें, मैं नस्ट में जो है वो पढ़ाता हूँ। तो अब उन्होंने मुझे इंगेज इस तरह किया है, दे पे मी वेल एंड दे एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम मी। जो आप लोगों तो आप दोनों के कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न है, वो उनको केटर करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझसे वो टाइम लेते हैं, बच्चों के लिए अलग से, उनकी कंसल्टेंसी के लिए, उनकी एडवाइजरी के लिए अलग से टाइम लेते हैं, क्लासरूम टाइम के अलावा। तो इस तरह से नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तरीक़ाकार से इन जो कंसर्न्स हैं इनको केटर कर सकते हैं, इनको एड्रेस कर सकते हैं। एज ए होल मैं समझता हूँ कि विजिटिंग फैकल्टी के जो प्रोसेस है या जो फिनोमेना है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि और भी कई सारे मामलात में हो सकता है। तो हम उनको थोड़ा सा मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताऊँ, हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोडक्शन के टीचर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पीटीवी से रिटायर्ड हैं या अभी काम कर रहे हैं, यकीन मानिए कि उनका 10 मिनट का लेक्चर मेरे 2 हफ्ते के लेक्चर से भी बेहतर होगा। उसकी वजह ये है
कि जो उन्होंने प्रैक्टिकली किया है, very जो मैंने किताब में पढ़ा ना जी कि एंगल कौन सा होना चाहिए, कहाँ से बेहतर शूट हो सकता है, या इवन मेकअप, और ये HSC का रूल भी है कि आपको विजिटिंग फैकल्टी भी रखनी है, एक बैलेंस भी है। सर एक चीज का बताइएगा, आप बात करते हैं जो स्क्रीन पे बैठे वो उस तरफ लोग हैं, सर आपने मवाजना करना है, क्योंकि एक पेरेंट्स होते हैं जब आप उन्हें कहते हैं मैंने मीडिया पढ़ना, उन्होंने कहा बेटा मीडिया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आप कोई अच्छी डिग्री कर लो, कोई आप स्पेसिफिक डिग्री कर लो जिसमें नौकरी मिल जाए, मीडिया तो आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि वो देखते हैं जैसे हलीमा ने पहले कहा कोई भी चला जा सकता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको से बोलना आना चाहिए, आपको अगर ऑन स्क्रीन आना आ जाएगा, वरना आप किसी के साथ 10 दिन बैठ जाओ, 3 महीने की इंटर्नशिप करो, आपको वो काम आना शुरू हो जाता है। लोगों का ये एक थॉट प्रोसेस है कैसे होता है, जो कि है ठीक नहीं। तो आप कैसे मवाजना करेंगे, एक जो 4 साल की डिग्री कर रहा है, एक जिसने कुछ भी नहीं किया वो दूसरी अच्छी डिग्री करके, क्योंकि उसके पास जॉब भी सिक्योर रहेगी, क्योंकि उसके पास दूसरी डिग्री भी है, उन दोनों का मवाजना कैसे? वालिदैन कैसे समझें आज जो उस तरफ बैठे हुए कि उनका बेटा बेटी जिद करे कि मामा मैंने मीडिया करना है, मुझे मीडिया पढ़ने दें, क्या उनको पढ़ने देना चाहिए? क्या फ़र्क है बगैर पढ़े हुए और उसके? 100% पढ़ना चाहिए। मैं अगेन ये बात करूँगा कि हर बंदा जो है वो टिकटॉकर नहीं हो सकता, हर बंदा जो है वो फुल्लन नहीं हो सकता, हर बंदा जो है वो उसको, जैसे मैंने पहले एक पंजाबी के एक मिसरा बोला कि लग गया तो तीर वरना तुका, नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा आपको एक प्रैक्टिस में से गुजरना पड़ता है, आपको उसकी बाकायदा फ़िलासफ़ी को समझना पड़ता है। आप जो है वो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जब तक आप उसकी फ़िलासफ़ी की नहीं समझ सकते ना, उस वक्त तक आप उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके अंदर अगर आप जाके देखें तो आपको 98% प्लस जो एंकर्स हैं, जो न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मीडिया ग्रेजुएट्स मिलेंगे। कुछ 2% या राउंड अबाउट 2% आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जो दूसरी डिग्री से आए हुए हैं, लेकिन आप और फिर रिपोर्टिंग की फील्ड देख लीजिए। अब कुछ जो फील्ड्स हैं मैस कम्युनिकेशन के, वो स्पेसिफिक हैं, मीडिया के स्पेसिफिक हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिग्री, और अब वो रिक्वायरमेंट भी है। अब जो लोग अदर देन मैस कम्युनिकेशन इस फील्ड के अंदर आते हैं, वो क्या क्या ब्लंडर करते हैं वो आपके सामने है। ना करे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मैस मीडिया से। वो बैठ के जो है वो एक फार्मूले को दूसरे फार्मूला से मिला देते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू बीइंग द एक्सेप्शन, हम आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके बाद में मैंने आपसे एक बात पूछनी है, मेरी किसी से बात हुई, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से पहले मैं सिर्फ ये बात करूँ, हलीमा एक टिकटॉकर थी, मुझे बार बार जहन में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतने शोज़, मैं लिटरली 3-4 शोज़ देखता हूँ इंटरनेशनल नेशनल के, वो कैसे होस्ट करते हैं, वो कैसे कंडक्ट करते हैं, आप देखती हैं, मैं और आप डिस्कस करते हैं आगे सुबह कि हलीमा ये कैसे हुआ, हलीमा वो देखा, उसने इस तरह बात की। हमारा एक स्ट्रगल है, हम डिफरेंट चैनल्स में गए, मैंने बहुत सीखा, मैंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से सीखा, मैंने बड़ी जगहों सीखा, तो मैंने उनसे कहा मेरी बड़ी स्ट्रगल है, तो उन्होंने कहा आपने उसकी स्ट्रगल देखी, वो कब से वीडियोस डाल रही है? मैंने कहा वो चल कर आती है, वीडियो बनती है, वो चल के वापस चली जाती है, ये उसकी स्ट्रगल। कहती है पिछले 4 साल से वो पता है वीडियोस बना रही है। मैंने कहा ये बहुत स्ट्रगल है, ये इस जैसी स्ट्रगल में कर नहीं सकते। यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद जुनैद गौरी, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब गुड मॉर्निंग, कहेंगे आपको एक बार फिर। मौसम थोड़ा सा दरमियाना सा है, यकीनन बारिश के इम्कानात थोड़े से कम हैं, लेकिन हैं भी, लेकिन गर्मी भी उस तरह से नहीं है, उस तरह से गर्मी नहीं है। दैट इज वेरी वेरी राइट। यार बारिश देखी थी आपने, संडे की रात को हुई थी, सैटरडे की रात को हुई थी, सैटरडे की रात बहुत तबाही और खूबसूरत बारिश हुई थी, और उम्मीद है कि ऐसे ही मौसम हमें मिलता रहे। गलियात की बात की जाए, अगर नॉर्दर्न एरिया की बात की जाए, तो वहाँ पर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि छुट्टियाँ जो है बड़ी लंबी हुई थी, और लोग वहाँ पर जो है मकीम है, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियाँ हुई हुई हैं, तो इसलिए लोग बड़े इजीली जो है वो ऑफिस से भी छुट्टियाँ लेके जाते हैं, प्लान बना रहे हैं। हाँ, अब हलीमा सवाल जो था वो ये था कि स्ट्रगल के हवाले से, क्योंकि हर इंडस्ट्री में एक वक्री किस्म की स्ट्रगल होती है, एक बड़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रगल होती है। लेकिन ये जो मीडिया है, अगर आप एजुकेशन की बात की जाए, बड़ी अम्मा बड़ी खूबसूरत बात करती हैं, कहती है अगर तुम्हारे पास तालीम है ना, तो फिर तुम्हारी स्ट्रगल को ना 50% खुद ही कम कर दो, क्योंकि फिर तुम्हारे लिए चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं।
क्योंकि फिर तुम जो बोल रहे होते हो वो सेंस बना रहा होता है, तुम्हें बार बार अपना चूरन या मंजन बेचना नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, आपने इतने साल एजुकेशन में गुजारे, रंग रंग के बच्चे आपने देखे, लेकिन बड़ा दुख होता है बच्चे आपके जिस तरह अपनी औलाद होती है ना वैसे होते हैं जब जिनको पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया, मुझे अंदाज़ा है आप चाहते हैं सबसे ज़्यादा ये कामयाब हो, लेकिन क्या आप उनको रेडी करते हैं जो स्ट्रगल इसके बाद पढ़ने के बाद आएगी? और उन लोगों से हम बार बार उनका जिक्र करते हैं जो कि क्योंकि बड़ी दौड़ है, लोग बहुत ज़्यादा है जिनके पास उसकी तालीम नहीं भी है भी, सब साथ एक सफ में खड़े हुए। फिर आपने इतनी खूबसूरत बात की थी, फिर मयार और पैमाना होगा शक्ल का, मयार और पैमाना होगा बोलने का, मयार और पैमाना होगा कि आपके पास तजुर्बा कितना है, तो तालीम तो पीछे रह जाएगी। तो क्या आप उनको उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि देखने वाले आज ये भी देखना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर आप करते हैं कि वो स्ट्रगल जो इसके बाद होती है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और मुझे आपने इससे मिलती जुलती एक अच्छी बात करने का मौका दे दिया। देखें, तालीम जो है तरबियत के बगैर नामुकम्मल है। खूबसूरत बात। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे लिटरेट होना नाकाफ़ी है अनटिल अनलेस यू आर एजुकेटेड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको पता है कि सीट बेल्ट जो है वो पहनना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, ज़रूरी है, बिल्कुल अहम है। लेकिन पहनते आप कब है? जब आपकी बार बार आपको तरबियत की जाती है, आपको समझाया जाता है, आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस लेते वक्त आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर वो ट्रेनिंग आपके ऊपर अप्लाई की जाती है इन टर्म्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉस। यू बाईपास दैट लॉ, यू आर फाइंड फॉर दैट। इसी तरह क्लासरूम के अंदर होता है। मैं ज़ाती तौर पे अगर अपनी बात करूं, और जिन असातिज़ा से मैं मुतासिर हूं, उनका भी यही तरीक़ाकार है कि मेरे बारे में मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये टीचर जो है वो जल्लाद है। आई बीइंग फ्रेंडली, मैं बहुत लिमिट्स भी अपने स्टूडेंट्स के साथ क्रॉस कर जाता हूँ, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डेकोरम ऑफ द क्लास, वहाँ पे मेरी जो है वो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि मेरी क्लासरूम के अंदर लेक्चर के दौरान बहुत फ्रैंकनेस है स्टूडेंट्स के दरमियान, लेकिन जब बात आती है एग्ज़ाम की तो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये बंदा सिर्फ एक कैमरा है, ठीक है, ही इज़ नथिंग एल्स। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर हमने कोई गलत हरकत की तो हम फौरी तौर पे पॉइंट आउट हो जाएंगे और हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। सो ये एक एग्जांपल है उस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए कि तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप इसको अगर आप प्रोफेशनली लेके आएँ तो प्रोफेशनली ये है, देखें किताब के अंदर जैसे तरबियत वाला टॉपिक ना मेरा और हलीमा का फेवरेट है। और मैं ये समझता हूँ कि आई बीइंग टीचर, मैं ये समझता हूँ कि मेरा प्रोफेशन जो है वो अधूरा है अगर मैं तरबियत पे फोकस नहीं करूँगा। और तरबियत जो है वो एक यकजहत किस्म की चीज़ नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल किस्म की चीज़ है। इसके अंदर आपका प्रोफेशन भी है, इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी भी है, इसके अंदर आपकी ह्यूमैनिटी भी है, इसके अंदर आपकी सोसाइटी भी है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो एक उस्ताद को जहन में रखना होती हैं। आप लोगों को यकीनन पता होगा, आप लोगों ने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा, बहुत दफ़ा एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, लेकिन टीचर उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह सर ये होती है, जैसे आपने बताया कि असातिज़ा जो होते हैं वो बच्चों को वालिदैन की तरह लेते हैं, और मैं नोटिस कर रहा होता हूँ कि मेरा ये बच्चा ही इज़ नॉट बीइंग हिमसेल्फ और शी इज़ नॉट बीइंग हरसेल्फ बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। कोई भी रीज़न हो सकती है। तो वो उस रीज़न को आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस के दौरान उसको अपने साथ कनेक्ट भी करता है। हमारे प्यारे भाई की कॉल अगर आप इजाज़त दें तो हम ले सकें डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। सलाम हो। वैसे हुमायूं ये बात यह देखिएगा कि हमारी बहन जिस तरह से तमीज से बात करती है ना, मुझे बड़ा इंस्पायर होता हूँ जिस तरह वो अपनी सवाल करने के लिए आपको इजाजत देती है। ये है तहजीब और ये तरबियत का थैंक यू सो मच। यहाँ नजर आती है तरबियत। तो मैंने कब उनसे छीन के बात की? मैं भी बड़े नहीं, आप भी बहुत तमीज़दार हैं, लेकिन मैं मतलब एक चीज होगी ना, मैंने नोट डाउन आज ज्यादा किया है। और बेशक ये हमें बहुत अच्छा एक रिश्ता है, एक तमीज का रिश्ता है हमारे। देखिए बा अदब जो है ना, बा तमीज होता है। अगर आप उस्ताद के सामने बैठे हैं, जब तक आप अदब नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे। मेरा तो ये जिंदगी में मानना है। अच्छा, सर को सलाम, बहुत अच्छी बात की, इनका विजन बहुत अच्छा है। और मैं क्योंकि आपको पता है टीवी और सहाफत से अक्सर मेरा ताल्लुक इसलिए रहता है कि मैं बहुत कम्युनिकेट भी करता हूँ। देखिए बात ये कि हमारे यहाँ जो
बेसिकली कुछ शोबे ऐसे हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिकली काम करते होने के बाद आप मंचते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप सहाफत पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कहीं काम किया हो, कहीं प्रोफेशनल, जैसे इन्होंने कहा ना कि कुछ पीटी के रिटायर लोग थे जो लेक्चर्स देते थे, उनसे आप इतना सीख सकते हैं कि वो किसी और से नहीं सीख सकते। सही। लेकिन क्योंकि मेरा टाइम शॉर्ट है, मेरा सवाल इनसे, क्योंकि मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस बात से और मैंने कई लोगों से इस बारे में सवाल भी किए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, यहाँ कहीं भी जर्नल जो बच्चे मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं या जर्नलिज्म पढ़ते हैं कहीं नजर नहीं आती। इजारादारी सिर्फ चंद लोगों की है। वो होता ये है कि क्यों चंद लोग सहाफी हैं, वो एक दूसरे को बुला के उनका, हालांकि प्रोग्राम चल रहा होता है 8 बजे और फिर उसके बाद वो 7 बजे 9 बजे 11 10 बजे बैठे हुए थे, वो उन्हीं लोग हैं, इसलिए वो किसी को इन नहीं होने देते। अब जब बच्चे निकलेंगे, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ, मैं बैठी हुई हूँ, आप देख नहीं रहे मुझे। नहीं देखिए, आप बैठिए ना। हाँ। आपका ये प्रोग्राम प्योरली आपका सियासी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है ना, इसकी एक अलग बात है। लेकिन जहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है, ये आपने पता है बड़ी बीच की बात कर दी है। ये बात करते हुए बड़े लोग घबराते हैं। हाँ, ये बात आपने कर दी है बीच की। मेरा कंसर्न है, मैं 12 साल से मुख्तलिफ प्रोग्राम में, सियासी प्रोग्राम में भी कॉल करता हूँ। तो खैर कॉल नहीं रहती सियासी प्रोग्राम में। मैंने कराची यूनिवर्सिटी के डीन थे डॉक्टर मुताहिर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो एक प्रोग्राम में बैठे। मैंने उनसे पूछा, सर बात ये कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स का कोई प्रोग्राम नहीं है, IR के बच्चे निकलते हैं, क्या कहाँ जाते हैं फिर वो? और कोई एक बच्चा मुझे नजर नहीं आया कि IR पे। अब आके वही लोग तबसरे करते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स से, उनके कुछ नहीं पता उनका वो, लेकिन बच्चे जो निकले वो बेचारे कहाँ एकोमोडेट होंगे? याहिया, इतनी खूबसूरत बात आपने कही है। ये आपका सवाल इतना खूबसूरत है ना, और आपने शुक्रिया हिम्मत दी कि क्यों ये कैसे हो सकता है कि 7 बजे का शो पिछले 10, 11, 12 साल से, 15 साल से, 25 साल से एक ही बंदा कर रहा है। क्या हो सकता है कभी कोई और दूसरा बंदा नहीं आया, कोई और टैलेंटेड उनसे नहीं? ये बात क्योंकि वो इस तरह जमे हुए हैं कि कोई और आ ही नहीं सकता। हुमायूं, एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, एक आखिरी बात, वो ये बात है। देखिए, मैं दुनिया का मीडिया देखता हूँ, जाहिर इंटरनेशनल मीडिया पे मैं देखता हूँ। मैं यकीन करें कि वहाँ जितने एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं या किसी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो रीजन के एक्सपर्ट्स होते हैं, चाहे जिससे अफ्रीका पे बात करनी है, किसी पे बात करनी है। हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है। हर आदमी, वो जो चंद साहबियों हरफन मौला बने में, उनका एक्सपर्टीज वो नहीं होते, लेकिन वो बन रहे होते हैं। आप किसी को चांस नहीं देते। तो यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया। अच्छा, याहिया ने जो सवाल किया है ना, वो आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो सबकी मेरे ख्याल से दुखती रह गया, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं सोचती हो कि कैसे हो सकता है कि 25 साल से 30 साल से ये भी नहीं हुमायूं, ये भी नहीं। मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, अक्सर बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे कभी कभी इस तरह होता है कि एक बंदा जो है वो छुट्टी पे चला गया, उनका प्रोग्राम भी वही साहब कर रहे हैं या वही साहिबा कर रही हैं। मतलब आपके पास कोई यंग टैलेंट नहीं है। मैंने तो एक चैनल में एक दफ़ा बड़े गुस्से में आके कॉल भी कर दी थी कि आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि हमें तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने कहा, जो हर 6 महीने के बाद 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ी यूनिवर्सिटी, अगर एवरेज भी हम देखें तो 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ी यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं हर 6 महीने बाद मैथ्स कम्युनिकेशन के। तो फिर कहाँ चले गए? उनको ज़मीन निकल गई है या आसमान खा गया है अगर आपके पास टैलेंट ही मौजूद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपके साथ फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। पाकिस्तान में अभी आप जो है वो HEC की वेबसाइट पे देख लें, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4.5 लाख यंग मेल फीमेल ग्रेजुएट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से। अब वो सारे के सारे कहाँ पे जा रहे हैं? ये बात याहिया साहब ने बड़ी खूबसूरत की है कि आप देखिए कि हमारे पास जो है वो चंद TV चैनल हैं और उसके ऊपर चंद एंकर्स हैं, बस वो बैठे हैं और वो सारे का सारा हमारा सिस्टम चल रहा है। और आप ये देखिए कि एक ही वक्त एक ही TV चैनल के ऊपर एक ही किस्म के कपड़े पहन के एक बंदा 2-3 चैनल से बैठा हो। वो अल्लाह के बंदों, चल कपड़े ही चेंज कर लो यार, लोगों को इतना तो बेवकूफ़। और इंटरेस्टिंग बात ये कि तीनों चैनल्स पे लाइव बैठा हुआ है वो बंदा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं आप लोगों को जो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ना, वो ये है, देखिए हमने ये समझ लिया है कि सिर्फ न्यूज़ चैनल्स का वो जो प्राइम टाइम है यही मीडिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही है। हमने ये सोच लिया है, ये समझ लिया है कि दिस इज व्हाट मीडिया इज ऑल अबाउट। जो 8 बजे आता है सिर्फ वही मीडिया है, बस वो मीडिया है। शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। सवाल का जवाब आपने दे दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि मीडिया जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ जर्नलिज्म मीडिया नहीं है, इट्स फार बियॉन्ड दैन दीज लिमिट्स। आप देखिए, जैसे आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये भी पार्ट ऑफ मीडिया है। आप ये देखिए कि आप अपने मीडिया को अपनी सोसाइटी के मस्बत तब्दीली के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। और फिर जो आप ये देखिए कि जो हमारा वो जो प्राइम टाइम है, जो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है। आई बीइंग स्टूडेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़, मैं पिछले तीन महीने मई से लेके ऑनवर्ड, आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, मई से ऑनवर्ड मैंने कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखा। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना हमारे साथ, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से और हमारी जो मीडिया की इंडस्ट्री है उसके हवाले से स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे होंगे, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का टाइम आ गया है उन लोगों का और वो सोच रहे होंगे कि हमने किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में जाना है। और मीडिया की फील्ड से बहुत सारे मिथ्स, जैसा मैंने शुरू में कहा था, एफिलिएटेड होते हैं, तो उनको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे कि आगे आके आप लोगों के पास कितना स्कोप है। ये फील्ड इतनी बड़ी है और इतने चैनल्स खुल गए हैं कि कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और एक दफ़ा आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। सर, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। एक है गुड एडवर्टाइजमेंट, एक है बैड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि बस देख ले कोई बंदा, जिन मर्जी अल्फाज में बाद में याद करे, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि यू कैन हेट मी, यू कैन लाइक मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है लोग देख के आपकी वीडियो आपको गालियाँ ही निकाल रहे हो या बुरा भला ही कह रहे हो, लेकिन देख रहे हैं। तो वो जो व्यूज़ की गेम है ना आपकी, कि व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे जी और आप देख देख के खुश हो रहे हैं कि मैं मशहूर हो रहा हूँ, वो होता चला जा रहा है। तो एज अ नेशन क्या ये गुड एडवर्टाइजमेंट और बैड एडवर्टाइजमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या बस हमें एडवर्टाइज करना है चाहे किसी भी तरह से हो? अब इसके दो पहलू हैं, एक सोशल पहलू है और एक दूसरा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, इंतज़ामी पहलू आप कह लें। देखिए, मीडिया के अंदर जो है वो जो दिखता है वो बिकता है, ये वाली बात है। और अगर हम एडवर्टाइजिंग जो एक प्रोसेस है ना, उसकी अगर हम फ़िलॉसफी में जाएं तो आपको पता चलेगा कि एडवर्टाइजिंग मीन्स गेनिंग अटेंशन। हाउ डू यू डू दैट, दैट डजंट मैटर एनी मोर। अब ये पर्सनल एथिक्स हैं इन लोगों के, कुछ इंडिविजुअल्स के, कुछ इंडस्ट्री के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, कि वो पॉजिटिव एक्ट करके अटेंशन गेन करते हैं या कोई जो है वो कोई खच मार के जो है वो करते हैं। ठीक है, इसी जैसे वो हम आप देखिए कि एक उसको हमने ऑडिटी का नाम दे दिया, यूनिकनेस का नाम दे दिया है कि जी जैसे वो कहते हैं गद्दा तो है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये एक यूनिक मेथड है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ गई हैं जो बहुत फजूल हैं। सर, एक दिन आपकी क्लास ले सकता हूँ? मुझे लग रहा है अब मुझे आपकी क्लास एक दिन लेनी पड़ेगी। मैं और हलीमा दोनों आएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। हम एक दिन आप दोनों आपकी क्लास। यू आर मोस्ट वेलकम। बल्कि मैं अब मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे अगर आप हमें टाइम दें। तो कहने का मकसद ये है कि रिम्यूनरेशन होगी। तो अब उस पे कहने का मकसद ये है कि एडवर्टाइजिंग की जो रियल एसेंस है ना, और जो उसकी मेन फोकस है वो है अटेंशन गेन करना। ठीक है। अब अटेंशन गेन करने के बाद अगला स्टेप होता है अटेंशन को रिटेन करना, फिर होता है एक्शन के अंदर तब्दीली लेके आना। अब देखिए, आप अटेंशन तो गेन कर सकते हैं, कोई फजूल हरकत करके, कोई गलत बात करके, कोई यूनिक बात करके अटेंशन तो आप गेन कर लेंगे, लेकिन आप रवैये के अंदर तब्दीली ला पाते हैं या नहीं ला पाते, ये वो फिर आपके ऊपर, वो टोटली एक डिफरेंट। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, काफी देर से इंतजार कर रही है जी, कश्यप राना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कश्यप। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, टिप टॉप मजे में हूँ। मैंने समझा शायद मेरी कॉल लेनी नहीं आपने मुझे। नहीं, असल में सर जो है वो काफी देर से अपनी बात मुकम्मल करना चाह रहे थे, तो हम बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे। और पहले जब आप कर रही थी तो मैं ब्रेक लेनी थी, तो हमने कहा आपसे तसल्ली से लंबी बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई का। और आपने मीडिया से रेलिवेंट पर्सनैलिटी को मदू किया हुआ है। मेरा भी आपसे सवाल है एक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बंदा जिसके पास टैलेंट हो और वो इस फील्ड में आना चाहता हो, वो कैसे आ सकता है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो?
सवाल थोड़ा सा मैं ये यहाँ पे इख्तलाफ करूंगी, शायद सच बोलने की आज मैंने गोली खा ली है, मुझे गोली पड़ ना जाए। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। मैं ये कहना चाह रही थी सर, मैं एक राइटर हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा मीडिया के लोगों से ना इख्तलाफ है। मुझे लगता है ऐसे कि ऑन स्क्रीन जो हम बातें करते हैं वो कुछ और होती हैं, जबकि ऑफ स्क्रीन जो बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं। जैसा कि हम ऑन स्क्रीन कहते हैं लोगों को यूं टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, यूं है फलां है, लेकिन जब हम इन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास उनके पास टाइम नहीं होता या कोई और एक्सक्यूज होते हैं, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करते। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि हम अगर किसी के लिए आसानियां पैदा करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करेंगे? और दूसरी बात ये कि हम कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस नहीं है। सर मुझे ये बताइए, जब तक हम गाँव में कोई मौका नहीं मिलेगा तो हम एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे? हर बंदा 0 पॉइंट से शुरू करता है ना, तो इंसान को कोशिश करता है, उसको अपनी सलाहियतें लगाता है, अपना टाइम लगाता है, उसको एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। दुरुस्त। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या न्यू टैलेंट को इस तरह ऑन द स्क्रीन बैठ के बस प्रमोट करना चाहिए बातों में, या वाकई उसके लिए कुछ करना चाहिए? थैंक यू सो मच कश्यप फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। हम लोग ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सर से इस सवाल का जवाब देंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बात कर रहे थे कॉलर से। कश्यप राणा की कॉल आई हुई थी और वो अपनी कुछ कंसर्न शो कर रही थी कि उनको उस तरह से न्यू कमर होने की वजह से चांस नहीं मिल रहा सर। तो मैं चाहती हूँ इसका जवाब जो है वो आप ही दें, क्योंकि जाहिर है इस फील्ड में जितना आपका एक्सपीरियंस है 15 साल का, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको समझा सकते हैं कि किस तरह से उनको अप्लाई करना चाहिए। हलीमा, ये सिर्फ मीडिया के हवाले से बात नहीं, ये हर प्रोफेशन के हवाले से बात है और जनरल बात भी है। देखिए वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है वो सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, ये दरख्त की तरह उगती है ना, और उसको बहुत सारे मौसमों को इंड्योर करना पड़ता है, बहुत सारी सिचुएशंस को इंड्योर करना पड़ता है और फिर जाके वो एक फलदार तनावर दरख्त बनता है। इसी तरह देखिए, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं फील्ड में आया हूँ एज टीचर FC कॉलेज लाहौर के अंदर, जब मैंने 2008 में टीचिंग स्टार्ट की, तो जिस पोस्ट के अगेंस्ट में इंटरव्यू दे रहा था वहीं पे ही मेरे असातिज़ा भी इंटरव्यू दे रहे थे, एंड आई वाज द पर्सन हु वाज सिलेक्टेड देयर आउट ऑफ 3 पीपल। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपने, और जहाँ तक हम मीडिया की बात करें तो मीडिया की तो बात बड़ी सिंपल सी है जी। हमारे उस्ताद कहा करते थे, हमारे उस्ताद डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, वो कहा करते थे कि मीडिया में बात छुपती नहीं छपती है। आप देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, या आपके अंदर कुछ एक्सप्रेस करने के लिए है, तो ये कैमरा खुद ब खुद आपको अट्रैक्ट कर लेगा। और ना सिर्फ कैमरा आपको आपकी तरफ अट्रैक्शन बनेगी उसकी, बल्कि लोगों की भी बन जाएगी। और उसकी मिसाल हमारे सामने रोज़मर्रा मौजूद है। आप देखिए, एक बच्चा जिसने मुर्गी को मुगरी कह दिया और उसकी अट्रैक्शन बन गई, उसके अंदर वो एक यूनिक चीज़ थी, उसने एक्सप्रेस की। इसी तरह अगर आप प्रोफेशनली देखें तो आपके इर्द गिर्द मेरे दोस्तों, आप गौर कीजिए कि बहुत सारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। एक ये मोबाइल आपका सब कुछ है, अब तो आप इसके ज़रिए आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप सोसाइटी के कौन कौन से रंग लोगों को दिखा सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के कौन कौन से रंग लोगों को दिखा सकते हैं। यू अट्रैक्ट योर ऑडियंस एंड यू बिकम द सेलिब्रिटी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी उंगली पकड़ के आपको कोई ला के स्टेज पे बिठा दे, तो आई एम सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये इतना आसान नहीं है। और यकीनन अब हलीमा, जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा मजा आया आपसे बात करके। हमें ऐसे लग रहा था कि हम बड़े अरसे से आपको जानते हैं। हाँ। और यकीन माने बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल हम दोनों ने करने की कोशिश की और आपने बहुत ज्यादा भरपूर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से जवाब देके कोई बॉल आपने इधर नहीं जाने दी, आपने हर कोई हिट किया बहुत अच्छी तरह से हमें मुतमईन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी, हो सकता है यहाँ पे हो या हम आपकी क्लास अटेंड करने के लिए आए, लेकिन आपने थोड़ा सा
हाथ हौला रखना है हमारे ऊपर। अगर हम थोड़े से लेट हो जाए तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा हमारी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हलीमा, यकीनन बहुत सारी बातें हमने डॉक्टर साहब से की, और हलीमा जब बात होती है स्ट्रगल की, जब बात होती है कोशिश की, तो यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि हम कभी कभी जो कहते हैं ना किसी को कि रेफर कर दें, ये हर दुनिया में हर जगह होता है कि आपको रेफरल कर दिया जाता है, सही समझा जाता है, सही रेफरेंस समझा को जाता है। सही समझा जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी रेफरेंस को गलत नहीं समझा जाता, लेकिन रेफरेंस में और सिफारिश में एक बहुत ही थिन लाइन है। हाँ। रेफरेंस जो है वो उस बंदे के लिए होता है जिसके पास कोई सलाहियत मौजूद हो। जैसे अगर हुमायूं की किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है और मुझे पता है कि हुमायूं इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है, तो मैं किसी को ये रेफ़र करूँ कि जी आप इस बंदे के पास चले जाएं, इस बंदे से अपना काम कराएं, बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ये एक रेफरेंस है। लेकिन अगर मैं किसी को ज़ाती जानने की बुनियाद पे किसी गलत काम में इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो उसका अहल नहीं है, वो एक सिफारिश है। एक छोटी सी मिसाल दूं और फिर हम अगले मेहमान की तरफ जाएंगे। कभी कभी आपको कोई कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोल दो, मुझे दरवाज़ा खोल दो, बहुत आसान सी बात है, लेकिन वो दूसरा बंदा क्योंकि आपको बैठे हुए देख रहा है और उसको नहीं पता, हो सकता है जो बंदा आपको दरवाज़ा खोल के जिसको आप कह रहे हो वो चल ना सकता हो सकता है वो खुद बेसाखियों पे हो सकता है वो बंदा खुद लड़खड़ा रहा हो और आप शायद उससे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन उस ताकत का अंदाजा आपको खुद नहीं है। ये बहुत बड़ी मिसाल है, आप ये देख लें, क्योंकि जिस स्टेज पे मैं और हलीमा है, हम हर कोई स्ट्रगल कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है हम या कोई और, कोई XYZ, अगर आप कश्यप जिसकी बात भी कर रही थी, हो सकता है वो की मदद ही ना कर सकता हो, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। सबसे बड़ी कोई अगर चीज़ कोई ज़िंदगी में किसी को देता है, मेरी बड़ी में बड़ी खूबसूरत बात करती है, वो दुआ है। अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करे और हिम्मत करें, आपको यकीनन जो है वो हमारी ये दुआएं ज़रूर याद आएंगी। अब हमारे साथ एक नए मेहमान हैं जो कि मैंने बहुत कम देखा है, मैं जब उनकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, जब आप LLB करते, LLM करते, तो PhD का सफर आप तय नहीं करते। बिल्कुल, बैरिस्ट्री एक फाइनल पॉइंट होता है लोगों की जिंदगी में, उसके बाद वो फिर कभी पढ़ाई की तरफ नहीं देखते। अच्छा हलीमा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वकील हैं, जिनका इस प्रोफेशन से ताल्लुक है, यहाँ तक कि स्टार्टिंग फ्रॉम हसान नियाजी से लेकर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे हैं, लेकिन मैंने बड़े लोगों को देखा कि वो PhD का जो सफर है ना, वो कहते हैं नहीं यार बस अब LLM हो गया, अब कोई और पहाड़ी जो है ना तय नहीं करनी। लेकिन आज हमारे पास मौजूद है, यकीनन हम ऐसे गेस्ट आपके पास लेकर आते हैं जिसमें हम आपको बता सकें कि करियर में आप आगे क्या कर सकते हैं, आप कितना तरक्की कर सकते हैं, आप कितना फ्लरिश कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। ऐसी मिसालें आपको दिखाने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर सैयद अमीर हसन को, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट भी है और फेडरल शरीयत कोर्ट के साथ भी मुंसलिक है, और LLB भी किया, LLM भी किया, PhD भी की। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। शरीयत और लॉ जो है ऑर्डर उन्होंने बड़े डिटेल में पढ़ा है, आज उनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू होगी। सर अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर पहला सवाल तो यही बनता है ना कि ये जो LLM से PhD का सफर तय किया, ये क्या कोई ख्वाब था, ये क्या कोई था कि ये करना ही है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सफर तक जो है, जितने भी लोग LLB कर रहे हैं, वो आगे नहीं जाते, वो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और बस काम खत्म हो गया। असल में यह है कि अगर टारगेट सिर्फ प्रैक्टिस है तो फिर उसके लिए तो LLB काफ़ी है, इससे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यह है कि अगर आपका रुझान एजुकेशन की तरफ है और आप देखना चाहते हैं कि मज़ीद इसमें क्या क्या एवेन्यूज़ है, नॉलेज है, किस किस तरह से आप आगे जा सकते हैं, तो आप फिर LLM तक अगर पहुंच गए तो आगे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो बेसिकली रिसर्च में आप चले गए हैं। ठीक है, तो PhD खुद एक रिसर्च है, तो रिसर्च का जब आपको पता चल गया कि इस तरह से करनी है, तो फिर आप PhD की तरफ बेसिकली मैं एक आम से स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, वो टाटो वाला जो सिलसिला है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक उसकी तलब थी, एक भूख थी कि हाँ। करना है, मैंने कॉलेज पहुँचना है, मैंने यूनिवर्सिटी पहुँचना है, मतलब वो सारे ख्वाब ही थे। मतलब मैं जहाँ रुझान ही सिर्फ इस बात का मैट्रिक होगी बहुत है, मतलब मैट्रिक वाले बंदे को पढ़ा लिखा समझा जाता है। साहब माजरत के साथ में चाहते हो ऐड करें, आप अपनी फैमिली के पहले इंसान हैं जो डॉक्टर बने? हमारे घर में ऐसे मुझे अंदाजा था अचीवमेंट आपने हासिल की। असल में यह है कि चलो एजुकेशन का तो सिलसिला सब ने किया, लेकिन वो महदूद हो जाता था, रुक जाता था, किसी पॉइंट पे एक स्टेज पे रुक जाता था कि ठीक है इतने से नौकरी मिल जाती है।
अप्लाई कर सकते हैं। वो सर लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए मजबूर भी होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं किसी न किसी हालात की, किसी न किसी वजह से, कि एक टाइम के बाद यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि बंदा कहते हैं कि अपनी फैमिली को भी साथ में लेके चलना है। बहुत कम लोग होते हैं हुमायूं की तरह, इनको मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगी कि जो अपनी करियर को भी लेके चलते हैं और अपनी पढ़ाई को भी लेके चलते हैं और अपने वालिदैन से भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारी फ़ीसें भरेंगे। हालांकि वो अफोर्ड करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने वालिदैन पे बोझ नहीं डालते। तो बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह से आगे बढ़ते हैं। असल में यह है कि वही बात है जिसकी ये ख्वाहिश है कि मैंने चलना है, आगे से आगे देखना है। परेशानी की बात यह है कि लोग एक जो गोल अपना सेट करते हैं ना, वो एक बहुत ही महदूद सा कर लेते हैं कि इतना सा होना चाहिए, काफ़ी एनफ है। लेकिन इंसान की जो फितरत है ये ऐसी होनी नहीं चाहिए। उसको आगे से आगे देखना चाहिए कि इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे सितारों से जहाँ आगे और भी हैं, तो वो उसको आगे चलना चाहिए, देखना चाहिए। इसलिए तो आज दुनिया कहीं की कहीं और तरक्की हो रही है, वो देखते देखते आगे चलते जा रहे हैं। अच्छा सर, फेडरल शरीयत कोर्ट में आपकी एक्सपर्टीज़ है, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, लोगों को भी नहीं पता और हमारे जैसे लोग भी जब तक पढ़ते नहीं हैं इसके बारे में हमें पता नहीं लगता कि एक आम कोर्ट में, एक सादा कोर्ट में और एक शरीयत कोर्ट में क्या फ़र्क है। क्योंकि आम कोर्ट में भी वही लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं जो हमारी शरिया से आगे निकले हैं और वो फिर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो फ़र्क क्या है? ये सवाल इतनी देर से मेरे दिमाग में था कि ये डिफरेंस मुझे भी नहीं पता, और अक्सर मैं और हलीमा इस बात पे हमारी बहस भी होती है, और आज हम चाहते हैं कि ये नॉलेज आप हमें दें, कितना फ़र्क है। बहुत खूबसूरत सवाल। थैंक यू। फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ना, वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कोर्ट है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना है कि ये जो लॉ है या ये लॉ की जो प्रोविज़न है ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है या नहीं है। अगर उसके अगेंस्ट है तो इसको देखा जाए कि किस किस हद तक ये उसकी मुताबिकत में आ सकती है, या ऐसे मसाइल जिसको कहीं और एड्रेस नहीं किया जा सकता फिर वो फेडरल शरीयत कोर्ट में रेफ़र किए जाते हैं। जिस तरह पिछले दिनों में ये सूद का इशू था और सूद को फिर रेफ़र किया गया, फिर जजमेंट भी आ गई फेडरल शरीयत कोर्ट की। बाकी जितने लॉज हैं या जितने केसेस हैं वो आम कोर्ट्स में चलते हैं, वो भी ज़ाहिर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं जितने भी लॉज बने हैं, और वो पाकिस्तान में कोई लॉ ऐसा बन ही नहीं सकता जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर किया हुआ है। तो इसलिए बाकी लॉज भी हैं, तो उसकी मुताबिकत के मुताबिक अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि जिसको ये समझा जाता है कि ये शायद इसमें डाउट क्लासिफाई ऐसे किया है कि स्पेसिफिक वही लोग उसको बताएं जो कि उसके एक्सपर्ट हैं, ताकि वो उसको ज़्यादा सही तरह राय दे सकें उसके बारे में। ये इस्लामिक लॉ हर साहब नहीं पढ़ा होता है, ये जिसने LLB की है वो साथ पढ़ता है इस चीज़ को, सारे इस चीज़ को यानी समझ सकते हैं कि ये अगेंस्ट शरिया है या नहीं है। अगर अगेंस्ट शरिया है तो फिर उसको चैलेंज करने का फोरम कौन सा है, आप कहाँ जा सकते हैं ये बताने के लिए कि ये जो लॉ पास हो गया है ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, उसके लिए जो है फेडरल शरीयत कोर्ट का फोरम है। ठीक है डॉक्टर साहब अच्छा मैं एक बड़ा मुश्किल सवाल मेरे जहन में आया था, डॉक्टर साहब से पूछ लो अगर इजाज़त हो आपकी तो मुश्किल सवाल पूछ सकूँ। सर, दो कोट बड़े वजनी कोट कहा जाता है, एक सफ़ेद कोट और एक काला कोट। इसकी ताकत बड़ी ज़्यादा होती है और उसकी ताकत महसूस भी होती है, और अब लोग सिर्फ करते इसलिए क्योंकि सफ़ेद कोट ख़ानदान में नाम ऊँचा करता है और काला कोट आपको हर जगह से पास कर देता है। सर, ये क्या इसलिए लोग वकील बनते हैं? क्या ये दुरुस्त है कि कोट का वजन ज़्यादा होता है और रंग इस तरह का होता है कि उससे खौफ भी आता है? मेरा बड़ा सख्त सा सवाल है, पर मैं चाह रहा था पूछ लूँ आज, क्योंकि जितने लोग आज देख रहे हैं बच्चे, वो यकीन माने मेरे जितने दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार तुम्हें इसकी ताकत का नहीं पता, तो मैं बड़ा उदास हो जाता हूँ और मेरी दोस्ती की जो वो रस्सी है ना वो हल्की हो जाती है। मैंने कहा यार ये ताकत के लिए पहना है कोट, तो डॉक्टर साहब बड़ा इसका जवाब मज़ेदार है आपके पास, ये मुझे अंदाज़ा नहीं ताकत असल में नॉलेज में है, क्योंकि वो लॉ जानता है। ताकत बेसिकली लॉ के जानने में है, अच्छा, वो कोर्ट की वजह से नहीं है। इसलिए वो कहीं काफ़ी अच्छी तरह जवाब दिया, कहीं भी वो रुकता नहीं है, इसलिए कि उसको इसका आगे पता है कि इसका इलाज क्या करना है, या ये जो बंदा रोक रहा है ये इलीगल रोक रहा है या लीगल रोक रहा है। हाँ। और यहाँ से इसने कहाँ मुझे रोकने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि वो ताकत नॉलेज की है
और दूसरी तरफ अगर वो देखा जाए डर तो भी ये है। यकजहती भी है, मतलब एक यकजहती है आपस में यकजहती है, बिल्कुल। वकील जो है तो वो आपस में वकला जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल काफ़ी रखते हैं। अभी भी आप रोड पे जा रहे हैं और कहीं आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, साइड पे रुक गए हैं और आपका काला कोट है, तो आप यूनिफॉर्म में हैं, तो लाजमन आपको जानता है नहीं जानता, वो तीसरी लाइन से भी आ जाएगा मदद रुक करने के लिए, जाएगा। बिल्कुल। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी शरीयत में तो जायज़ हैं, कुछ ऐसी सज़ाएं हैं जो हमारी शरीयत में जायज़ हैं लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में वो अब नहीं रही या वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी करने वाले का हाथ काट देना शरीयत में जायज़ है लेकिन हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो पिछले कुछ अर्सा पहले मैं किसी की एक बायोग्राफी देख रही थी, वो अपने हस्बैंड के हवाले से बता रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा मालदार इंसान है लेकिन उनको आदत है किताबें चुराने की, और वो किताबें जो है वो जाके चुरा लिया करते हैं, और मैं जो है वो फिर वो जो बुक शॉप है वहाँ पे जाके उनको पैसे पेमेंट कर देती हूँ कि जी मुझे पता है कि मेरे मियाँ ये किताब लेके चले गए हैं तो आप प्लीज़ पैसे रख लो। किसी से वो उसी एक ही शॉप से चोरी करते तो दुकानदार को पकड़ना चाहिए था, उसको अभी तक नहीं पता चला कि वो चोरी कर लेते किताब। हाँ, तो लोगों को जो है, अब ये बात मैं अपने भाई के साथ शेयर करी थी तो उसने आगे से हंसते हुए कहा कि एक दफ़ा एक हाथ काट दें तो फिर आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वाकई कुछ इस तरह की सज़ाएं हैं जो हमारी शरीयत में तो हैं लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो वो कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट करता है और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन वगैरह क्या होनी चाहिए? असल जिन सज़ाओं की तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, उनको हुदूद की सज़ाएं कहते हैं। किसकी शरायत? सॉरी, हुदूद की। हदूद वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई हैं, कुरान पाक में उनका बाकायदा जिक्र है और उनके तरीक़ेकार भी जो है वो शरीयत ने वज़ा किया हुआ है कि वो किस तरह से साबित की जाती है। ठीक है, वो आम तरीके से थोड़ा हट के है, तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उससे साबित नहीं होती। अच्छा। हदूद को साबित करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, और हदीस किस तरह से डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा समझाएंगे? मैं हदीस शरीफ में जो है ना वो थोड़ा इस तरह से इशारा भी है कि अगर शुबा पैदा हो जाता है तो हुदूद को छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। हुदूद इम्प्लीमेंट ना करें अगर शुबा पैदा हो जाता है। तो हुदूद के लिए जो एविडेंस है वो मखसूस है, वो इस तरह से आप नहीं कर सकते जिस तरह से रोज़मर्रा हमारे यहाँ चलता है। वो बाकायदा उनकी जो एविडेंस जिसका लिया जा रहा है उसको पहले देखना पड़ेगा कि ये गवाह होने के काबिल है भी कि नहीं है। गवाह बिल्कुल सच्चा है, इसने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, या इसके ज़िम्मे कुछ हैं चीज़ें ऐसी। मतलब हुदूद के लिए साबित करने के लिए पहले गवाह को लेके आना है, ठीक है। फिर उसके जितने क्राइन हैं वो उसने खुद देखे हों। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन अब तो जो गवाह है वो इंसानों से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं। जो गवाही है वो टेक्नोलॉजी की ज़्यादा बेहतर समझी जाती है क्योंकि उसमें रद्द-बदल करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिस तरह एक सीसीटीवी फुटेज है उसमें अगर देखा जा रहा है कि कुछ औरतें जो हैं वो गोल्ड की दुकान पे गई हैं और फिर गोल्ड जो है वो थोड़ा सा बैग में खिसका लिया है, तो वो तो फिर वो गवाही क्या उस पहलू में आती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, हुदूद में इसको नहीं किया जाएगा। अच्छा, हुदूद में नहीं किया जाएगा। इंसानी गवाही अलबत्ता ये जो हमारे रूटीन के हैं इसमें अब इनको लिया जा रहा है। अच्छा। इस पे जो है वो एविडेंस देख लिया जाता है, लेकिन ये एक हुदूद के हवाले से अगर आप कहेंगे तो वो ये नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल वही होगा जो कुरान ने कहा कि इस तरह से होगा। अच्छा, मतलब उसी एग्जैक्ट चीज़ को फॉलो हाँ, शरीयत ने जिस तरह से कहा कि इसी तरह फॉलो करना है, आप बिल्कुल उसी तरह ही करेंगे। डॉक्टर साहब एक फिर जो काजी साहब हैं फिर वो भी देखा जाएगा कि काजी साहब भी पूरे आ रहे हैं उसमें। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ा मसला हम लोग मैं और हलीमा अक्सर डिस्कस करते हैं, हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं है। बच्चों ने जब एफएससी कर लेते हैं क्या करना है, फिर वो ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और जो उनको लगता है सबसे आसान है वो कर लेते हैं, या वो आस पड़ोस से हो सकता है रीढ़ी वाले से ही पूछें कि भाई स्कोप किस चीज़ का है। मैं आज तक इस सवाल का जवाब मुझे आज तक ना है किस चीज़ का स्कोप है। डॉक्टर साहब, जो जिनको कहते हैं जिनको बोलने का शौक है उन्हें आप वो कहते हैं या तो तुम मीडिया में चले जाओ या तुम वकील बन जाओ। मुझे ये आज तक बातें समझनी कि इन ट्रेड से आप लोग को फ़ौरन उनको मशवरा दे देते हैं कि आप कर दें। अच्छा, अम्मियों के साथ भी जब आप ज़्यादा बहस करते हैं ना तो वो भी कहते हैं कि तुम वकील बन जाओ, बहुत अच्छी बनोगे, क्योंकि तुम्हें बहस का बहुत मुझे लगता है मशवरा मिला मुझे लगता है ये हलीमा मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे सामने काफ़ी लोगों को मिल चुका है कि हाँ वकील बन जाओ, तुम्हारा बहुत स्कोप है।
तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे भाई इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ भाई हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जीते रहिए, आबाद रहिए। अलीमा आप भी। मैम और आपके जो मेहमान है, आपको कसम है आज चंद सेकंड आपने ज्यादा जी जरूर। सर, हम तो आप कभी भी आपको चंद कभी भी- सेकंड कम नहीं देते, आप जितनी चाहे बात करें सर। आपका शो है। देखिए, आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो यार मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं वकील बनूं या मीडिया में आऊं? वकील आप अच्छे बनेंगे, मुझे वकील लगता आप है। अच्छे बनेंगे, यार, बल्कि मुझे तो LLB लगता है आप डायरेक्ट जज बन जाएं, आप वो बहुत अच्छे बल्कि बनेंगे। मैं कहता हूँ क्योंकि आप वकील इंसाफ- बन के मीडिया में आ जाए। आ जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के इंशाल्लाह, ताबन से, क्योंकि इंशाल्लाह। हमारा तो सहारा अल्लाह पाक है, हमारे पास कोई पर्ची तो है नहीं। सही असल बात। में जो मैं बात करना चाहता हूँ, दो बात आप दोनों के हवाले से है जी, और जी। तीसरी बात टॉपिक के हवाले से। पहली बात कि अभी पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी किसी खातून के बारे में, तो मेरा मकसद आप समझे नहीं थे। मेरा मकसद ये था कि वो दौर आ गया कि खवातीन इतनी टैलेंटेड है कि मर्दों को उनकी मिसाल देनी पड़ रही है। यार फला खातून देखो, मर्दों, ये आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? जी जी जी। तो मेरा मकसद ये था। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये है, कोई भी आपके पीठ पीछे या महफिल में या कुछ भी आपकी शख्सियत या आपके बारे में या आपके किसी भी चीज के बारे में बात करे, तो उसको एक ही जुमला आप उसको बोलिए, या शेख अपनी अपनी देख। अगर आपका ज़मीर मुतमईन है तो दुनिया भाड़ में जाए, अल्लाह राजी और आपका ज़मीर मुतमईन है सही तो हमें बात है। किसी की परवाह करनी नहीं चाहिए। और रह गई बात आज के टॉपिक की, तो बात सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं अब यार बुढ़ा होने को आया, मैंने तो देखा यार बड़े बड़े टैलेंट दर बदर है, सिस्टम ऐसा नहीं बन सका पाकिस्तान में। पर्ची नहीं है आप दिल ख्वार हो जाएंगे, सिफारिश नहीं है आप दिल ख्वार हो जाएंगे। आप बातें अच्छी करते हैं, हम लोग तालीम और तरबियत, तालीम देने वाले में भी बहुत से तो बहुत मुखलिस हैं, बहुत से लोग कमर्शलाइज और प्रोफेशनल्स हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा मेरे समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ बड़ी अबतर वाली कैफियत है। क्या अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मन, फ्रांस की मिसालें नहीं है कि उनके स्कूल वाले, उनकी यूनिवर्सिटीज वाले उनके माइंड को पढ़ने के बाद अपना बच्चा समझते हैं उनको, और उसका जिस तरफ जाने का दिल चाहता है उस तरफ जाते हैं और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। वहाँ के लोग स्कूल को घोड़े का अस्तबल और गाय का चरागाह या भैंस का बाड़ा नहीं बनाते, वो तालीम को मुकद्दस समझते हैं। बात यह है तरबियत आएगी कहाँ से? यार आबे काबा बिगड़ा है, अल्लाह जाने हमारे खून में क्या जरासीम, कहते हैं ना कोरोना वायरस की तरह कोई जरासीम घुस गया है। ज्यादातर के जो अनशन काम, मादा परस्ती और अपनी शख्सियत पे देखते बाद दरअस लिए, जब तक इज्तिमाई तौर पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल नहीं किया जाएगा और हजरत इमाम हुसैन शोहदा करबला के तालीम पे अमल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कुछ चेंज नहीं होगा। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करो? तो मकसद यह है कि मसला कुछ भी नहीं है, मसला यह है कि अपने मुंह का निवाला देने की आदत उम्रा को डालनी पड़ेगी, वरना चोरी, करप्शन, मार धाड़, लूटा मारी इसको कोई सही नहीं कर सकता। तरबियत, खाली पेट को आप तरबियत नहीं दे सकते। अल्लाह ने भी हुक्म फरमा दिया कि जब पेट में रिस्क हो खाना खा के इबादत करो, ऐसे ही है ना? बेशक सही कह तो रहे हैं, जो दुरुस्त है। यार आप पेट भरोगे नहीं, एक आदमी दूध से नहा रहा है, एक बंदा लथपथ है गटर के पानी से, तो मैं बस एक रिक्वेस्ट है मेरी फ्लाई इदारों से कि आप दो काम कर दे। पाकिस्तान में फ्लाई इदारे वो काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं कर रहे। मैं कहता है मेडिकल फैसिलिटीज में लोगों की हेल्प करें, और वो लोग, वो बच्चे जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए बेहतरीन किस्म का हाई स्टैंडर्ड का स्कूल बनाए, उसके लिए डोनेशन जमा करें। जब खुशहाली होगी और पेट में रोजी होगी तो तरबियत 100% होगी। खाली पेट को, मुफलिस को, गदागर को आप क्या सिखाओगे यार? जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि खाना पहले फिर इबादत करो, तो कहने को वो बहुत सी बात है। अलीमा मैम, आपको और आप लोगों को कभी किसी की बात को जहन पे सवार नहीं करना, बस एक ही जुमला बोलना है, या शेख अपनी अपनी देख, तू सही हो जा, बहुत शुक्रिया, हमारी फिक्र बहुत छोड़। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और हमारे मोराल जो है उनको बूस्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाए, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। जी
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग और उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया। कि मैंने छेड़ बना ली आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी अभी आए होंगे, कुछ अभी भी तो जागते हैं ना यार। आप 1 बजे उठ सकते हैं, लोग भी 10 बजे उठ सकते हैं, लेकिन मैं 1 बजे उठ के भी टीवी नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगी? नहीं, हमारे बड़े प्यारे लोग हैं जो हमें देखते हैं, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो हमसे प्यार करते हैं हुमायूं, वो काफी देर से हमें देख रहे होते हैं। हाँ, और जब मैं बचपन में था तो मैं एक मॉर्निंग शो है वो बहुत बाकायदगी से देखता था, और मैं शायद बता भी सकता हूँ, मुझे उसमें कोई मस्ती नहीं, स्टेट चैनल का होता था वो। अच्छा। तौसीक भाई करा करते थे, और सुबह सुबह मैं उनको जरूर देखता, उनकी बातें सुनता था। आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद अमीर साहब मौजूद हैं, जो कि दिल के भी अमीर हैं, बातों के भी अमीर हैं और नाम के भी अमीर हैं। डॉक्टर साहब, सवाल मैंने आपसे जो पूछना था उसी की तरफ आता है। काउंसलिंग की बहुत कमी है, हमें नहीं पता बच्चों ने क्या करना है आगे। क्या ऐसे ट्रेट्स हैं, क्योंकि अब तो आप PhD तक पहुंच चुके, रिसर्च तक पहुंच चुके हैं, इतना तो बड़े लोगों से मिले होंगे, अंदाजा होगा, असातिज़ा से मिले होंगे, वो क्या ऐसे ट्रेट्स हैं कि LLB की तरफ आया जा सकता है? वो जो सवाल है स्कोप का, वो कितना है अगर आप LLB करते हैं? क्या पाकिस्तान में आज भी वकला को इतनी नौकरी मिल जाती है कि आप आराम से घर बैठ के खा सकें? मुश्किल सवाल। बात फिर उधर ही आ गया है कि क्या एजुकेशन आपने किस मकसद के लिए करनी है, पढ़ना किस लिए है, सिर्फ रोज़ी के लिए या कोई और भी इसका हो सकता है। तो असल में हमारा ट्रेंड सेट जो है ना एजुकेशन का, वो बना भी इसी तरह ही है कि आपने रोज़ी कमानी है जी, और आप उसको डिग्री को लें या उसकी तरफ चले जाएं जिसका स्कोप इस हिसाब से है कि आप कितनी रोज़ी कमाएंगे, कितना अच्छा आपका स्कोप। सर कता कलामी की माफ़ी, कोई एक जगह ऐसी बता दें जहाँ पे वो कहो डिग्री ना हो, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वंडरफुल, आप आ जाएं, काम करें। चलो बहरहाल वो चीज़ें तो खैर आती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ जो जिसकी तरफ मैं असल में वो पहले जो हम बात करने कर रहे थे या जिसकी डिस्कशन भी हो रही थी, वो ये थी कि आप बोल सकते हैं और आपको LLB कर लेनी चाहिए। आप बोल सकते हैं तो आपको ये मीडिया में आ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए, इसके साथ भी बहुत सारी चीजें, इसके पीछे क्या बोलना है वो भी होना चाहिए। क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये चीज़ें भी सारी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो लिहाजा सिर्फ एक चीज़ को सामने रख के सिर्फ हमें ये सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी को अगर हम एडवाइस कर रहे हैं तो ये एक चीज़ सामने रख के नहीं करनी चाहिए कि आप इसमें ये हैं तो इसलिए आप ये कर लें। हो सकता है कि आपका टैलेंट कहीं और ज़्यादा अच्छा ये काम कर सके। तो असल में यह है कि काउंसलिंग जो है वो, एक तो इंसान जो काउंसलिंग करने जा रहा है खुद उसको नॉलेज हो इस चीज़ का कि वो कहाँ तक आपको एक्सप्रेस कर सकता है, कहाँ तक आपको पढ़ सकता है। फिर आपको पढ़ने के बाद फिर वो बताया कि असल में आप अगर इस तरफ जाएं ना तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ भी आप कर सकेंगे लेकिन इस तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो ज़ाहिर है वो बच्चा जो अवेलेबिलिटी उसके पास है उसी से पूछेगा ना, उसी से पूछेगा यकीन है। सर लेकिन एक ज़माने में हम लोग देखते थे जब पाकिस्तान बना है और उसके कुछ जो 15 साल हैं उसमें लोगों के पास रोल मॉडल थे LLB की दुनिया में, लॉयर की दुनिया में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और उस वक्त जिस तरह हुमायूं हर दफ़ा हर कुछ सालों के बाद ट्रेंड चेंज होता है ना, उसी तरह पढ़ाइयों में भी मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज होता है। उस वक्त आप किसी भी बंदे से पूछे ना, वो कुछ भी है, उसने LLB की एक डिग्री की हुई है, वो LLB ज़रूर करते थे, उसके बाद वो आगे किसी और डिग्री में चले जाते थे या किसी और तरफ निकल जाते थे, लेकिन ट्रेंड था LLB करने का। आजकल शायद रोल मॉडल्स नहीं है, इस वजह से भी बच्चे इस फील्ड की तरफ कम आते हैं। ऐसा ही है, लेकिन यह है कि LLB करने से नॉलेज वास्ट हो जाता है। बंदा किसी भी फील्ड में चला जाए, कहीं भी जाके काम करे, लेकिन यह है कि उसके पास नॉलेज काफ़ी हो जाता है, वो सबको देख सकता है, समझ सकता है और प्रेजेंट भी कर सकता है इन चीज़ों को। LLB कर लेने से आगे यह है कि वो फील्ड किस में चला जाता है। हो सकता है कि वो एजुकेशन में चला जाए, बतौर टीचर काम करे, हो सकता है वो मीडिया में चला जाए, हो सकता है कि किसी और जगह पे वो जाके बिजनेस में अपनी एक्सपर्टीज दे सकता है। कॉर्पोरेट में बड़ा अच्छा वो कॉर्पोरेट में बड़ा अच्छा काम कर सकता है, लॉ फर्म्स बना सकता है। तो इसलिए वो वहाँ भी कर सकता है। अगर इस फील्ड में आता है तो यहाँ यह है कि वो चलो पैसा तो आता ही है, लेकिन यह है कि यहाँ वो आज़ाद है। अभी हम यहाँ बैठे ना, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल, मतलब आप यहाँ इतने बजे आपको वहाँ क्यों देखा गया है,
कोई पूछेगा नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो इसलिए ये एक आज़ाद प्रोफेशन है। एक वो जो आपने बात की वो भी उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि वो चीज़ें समझाना जानता है, समझा सकता है कि इस तरह नहीं है, इस तरह है। सर, लोग बच्चे जो है ना इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इस प्रोफेशन से दूर भागते हैं कि इसमें पूरी ज़िंदगी पढ़ना है, क्योंकि जो भी लॉयर्स हैं वो अपने हर केस से पहले उस केस के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, सारी रेफरेंस बुक्स उसके हवाले से पढ़ते हैं। अब तो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पढ़ी जाती है। कभी कभी लॉयर्स जो बड़े कामयाब लॉयर्स हैं वो पूरी पूरी रात अपने केसेस के बारे में पढ़ते रहते हैं, उनको सोने का वक्त नहीं मिलता। तो लोग जब उनको देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि ये तो पढ़ाई से कभी जान ही नहीं छूटेगी। और ये 4 साल की डिग्री भी नहीं होती है, 5 साल की डिग्री होती है। 5 साल की डिग्री है। बाकी है कि पढ़ाई से खैर इस तरह तो नहीं, वो बाकी चीज़ें भी तो फिर उनको देखना चाहिए ना कि आप 1 महीने में जितना कमा सकते हैं वो हो सकता है 1 लम्हे में कमाता हो। वो भी तो फिर सर मैं कर लूँ LLB अगर आप कहते हैं तो। मैं तो देर तो भी नहीं हुई। मैं तो आपको कहूँगा कि करें, मेरा ख्याल है करनी चाहिए। सर एक मुश्किल सवाल है, मेरा दिल चाह रहा है आज आपसे पूछूं, छोटा सवाल है लेकिन मुश्किल सवाल है। सर क्या LLB करने से अच्छा वकील बना जा सकता है? एक अच्छा वकील कौन होता है आपके लिए? क्योंकि LLB तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा वकील की डेफिनेशन क्या आपके लिए? LLB तो सिर्फ एक दरवाज़ा खोलेगी आपका उधर जाने के लिए कि आप लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, आप किसी भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं, केस तैयार करके आप कोर्ट तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस रोस्टर पे खड़े ही नहीं हो सकते अगर आपके पास LLB नहीं है, लाइसेंस नहीं है। ठीक है, लाइसेंस लेने के लिए आपको LLB ज़रूरी है। लाइसेंस ले के फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये सिर्फ LLB करेगी यहाँ तक, आपको वहाँ तक पहुँचाने का काम। आगे जो आप हैं वो एक्सपर्टीज़ आपने खुद करनी है, आपने सीखना है, सिर्फ किताबों से नहीं, आपने अपने सीनियर से सीखना है, आपने जजेस को देखना है, आपने वो लोग जो हैं उनकी हिस्ट्री पढ़नी है, उनकी चीज़ें देखनी है कि वो किस तरह से मेहनत करते थे, किस तरह से इन चीज़ों को तैयार करते और किस तरह से फिर प्रेजेंट करते थे। फिर आगे सिचुएशन आपके हक में नहीं आती, वो बहुत प्रॉब्लम होता है, खुसूसन नए जो वकला होते हैं उनके लिए। ठीक है कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे केसेस जीतते ही जा रहे हैं, वो तो एक हौसला बढ़ता जा रहा है ना जी। जब आप जीतते जा रहे हैं तो हौसला बनता जा रहा है। हो सकता है कि स्टार्ट में ही आपके अगेंस्ट आ जाए, तो वहाँ आपने फिर वो क्लाइंट की भी सुननी है जो वो सुनाएगा आपको। वो भी तैयार होकर आया, अभी वो बहुत तैयारी करके आता है। जिस तरह आपको वो कॉलर की बात हो रही तो वो इसी तरह वो भी बहुत सारी चीज़ें सुना देते हैं कि आपकी वजह से हम हार गए। तो वो अलहदा से, बाकी चीज़ें अलहदा से आपको वो लूज़ करती हैं। वहाँ आपने किस तरह से टैकल करना है, फिर आपने आपको किस तरह से खड़ा करना है, फिर उसकी अगर अपील में आपको वो चांस मिल रहा है, पहले तो वो आपके पास खड़ा ही नहीं होगा, कहेगा मैं किसी और के पास जा। बहरहाल ये कि अगर आपके पास रुक गया है कि चलो कोई नहीं, इसने मेहनत तो की थी, अब नहीं बन सका, तो अगर अपील में जाते हैं तो फिर आप एक नए जोश और जज्बे से उसको तैयार करेंगे और उसको लेके जाएंगे। तो ये एक अच्छे वकील की ये है कि वो चलो जैसे भी हालात पैदा हों, दिली तौर पे वो गिरता नहीं है, वो हौसला इतना नहीं गिरा देता कि नहीं छोड़ ही दो, इससे तो बेहतर था कि कोई और ही काम कर लेते, कहीं जॉब कर लेते, कहीं ये हो जाता, वो हो जाता। नहीं, वो कहता नहीं स्ट्रगल करनी है, इसी में करूँगा, इसको मैं लेके जाऊँगा, तो वो एक दिन निकल जाता है। सर अपने प्रोफेशन के साथ, ख़ास तौर पे जो वकीलों का प्रोफेशन है, इसके साथ सिंसियर रहना कितना ज़रूरी है? पहले वैसे तो हर ही प्रोफेशन के साथ, लेकिन इससे और ये जो डॉक्टरी वाला शोबा है, जिस तरह हुमायूं ने बात की कि जो दोनों कोर्ट हैं, इससे बहुत सारे दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी आपके साथ एफिलिएट हो जाती है। बहुत सारे आपके किसी एक केस को ज़्यादा टाइम देने से और किसी दूसरे केस को टाइम कम देने से हो सकता है उस पर इतने ज़्यादा गहरे असरात पड़ें कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएँ। तो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहना भी कितना ज़रूरी है? इसमें यह कि आपकी जो थोड़ी सी गफलत है या लापरवाही है ना, हो सकता है पूरे केस का बेड़ा गर्क कर दे। हो सकता है कि वो उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए वो बंदे का कि वो चलो माली नुकसान तो हो गए, हो सकता है वो जो बाकी इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ या इसकी, उनमें भी चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए।
वो भी उस तरफ भी जा सकता है, या इससे भी आगे बाज़ औक़ात लोग निकल जाते हैं कि मेरा अब ज़िंदगी में है क्या, मैंने ज़िंदा रह के करना क्या, मतलब यहाँ तक आप बड़ी दुखी बातें कर रहे हो। नहीं, वो इस तरह के चांसेस बनते रहते हैं ना कि लोग डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं, इतने चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब एक बंदा है, वो 5-6 साल एक केस लड़ता रहता है, वो एंड में जाके फिर उसको मतलब उसको उम्मीद होती है कि नहीं मेरे हक में आएगा, मेरे हक में आएगा, लेकिन वो एंड में पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सका। तो वो फिर डिप्रेशन से फिर आगे कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो जो लॉयल्टी है या फिर सिंसियरिटी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। मतलब सुबह आपने कोर्ट के ओपन होने से पहले आपने अपने ऑफिस में होना है, हर सूरत आपने, मतलब वो लेट नाइट वाला जो है ना वो, फिर आपने जो एंड तक सुबह वाले जितने केसेस हैं, रात आपको जितना भी टाइम हो जाए, हाँ, पढ़ के सोने, सुबह वाले केसेस आपने तैयार करने हैं कि सुबह मैंने करना क्या है। उसी हिसाब से फिर वो आप अपनी पूरी लिस्ट लेके, पूरी फाइल लेके आप चलेंगे, सुबह इसमें ये बात करनी, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। वो आपको शाम तक उसी में इंगेज रखेगा। तो अगर ये आप नहीं करते तो फिर आप, एक तो वो कामयाब वकील वाली बात वो नहीं हो सकेगा, वो नहीं बड़ा मुश्किल होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे बड़ी हमने डिटेल बातें की और आज आपने बड़ी चीज़ें बताई कि ताकत के जो है वो नॉलेज की है, ये ताकत कोई डर नहीं है, और ये डर दूसरे को इसलिए पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि आपको वो सब पता है जो वो दूसरे आम बंदे से नहीं तवक्को करता कि इसको पता होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपको इंशाल्लाह ताला फिर कभी दावत देंगे और खुदा ना करे कभी किसी डॉक्टर या वकील से काम पड़े। ये तो दुआ होती है हर इंसान की। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल दोबारा। हलीमा जुल्फ़िकार, हुमायूं ज़ेब अब्बासी को दीजिए यहाँ पर इजाज़त। अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, लेकिन माँ बाप के लिए भी यही मशवरा है कि अपने बच्चों के हकूक़ पूरी तरह अदा करें और उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, और जाने अगर वो परेशान है तो क्यों परेशान है, डांटने के बजाय उनसे बात करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।